हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं आरती। चलिए आज की क्लास ले लेते हैं और ये नेक्स्ट क्लास जो है वो बीपीएई 141 की है, यानी कि सूचना का अधिकार। इसमें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। आप लोग आ जाइए, तब तक मैं वीडियो को शेयर कर देती हूँ और ग्रुप में डाल देती हूँ, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे। यदि आप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, तो वहां से भी आप डायरेक्ट जा करके जुड़ सकते हैं। वीडियो शेयरिंग का ऑलमोस्ट काम हो गया है। चलिए वॉइस चेक कर लेती हूँ और वॉइस चेक करने के बाद मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो हम आज देखेंगे सूचना का अधिकार लेंगे और हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको लेंगे। चलिए वॉइस चेक कर लेती हूँ और वॉइस चेक करने के बाद मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो हम आज देखेंगे सूचना का अधिकार लेंगे। ओके, और वॉइस चेक करने के बाद मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो हम आज देखेंगे सूचना का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तब तक आप लोग आ जाइए, शुरू कर देते हैं। सूचना का अधिकार, जिसे आरटीआई के तहत भी, हम क्या बोलते हैं, आरटीआई भी बोलते हैं। जनरली आप लोग आरटीआई एक्ट नाम सुने होंगे, तो यही है सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। ब्लॉक 1 ले लेते हैं। ओके, देखिए ये सूचना का अधिकार अधिनियम आपका है। अगर आप थोड़ी सी प्रस्तावना को पढ़ो तो बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो जाती हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि सूचना का अधिकार जो है वो एक तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने में भी योगदान देता है। साथ ही साथ में ये सरकार के लिए किसी भी लेवल पर पारदर्शिता और जवाबदेही को भी दिखाता है कि सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा, और सिर्फ सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर काम तभी करेगी जब भी सूचना का अधिकार आएगा। इसीलिए सूचना का अधिकार लेके आया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से हम जिसको जानते हैं, और एक तरह से नागरिकों को, हम आपको सूचना को सुरक्षित पहुंचाना, मतलब इच्छा के माध्यम से सुरक्षित पहुंच प्रदान करना होता है। सपोज दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार से जानना चाहते हैं तो आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप मतलब उस चीज के बारे में पूरी जानकारी सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक प्रोसेस होती है कि ये सूचना का अधिकार है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप सरकार से लेना चाहते हैं, गोपनीय की तरह ये होता है, उस अधिकार को आप यहाँ पर ले सकते हो। तो जनरली जो एक कानून हमारा बना हुआ है, सरकार ने सभी को कानून दिए हैं, मतलब संविधान ने जो दिया है, एक एजेंसी से कोई जानकारी प्राप्त करना है तो एक एजेंसी से, सरकार से, मान लीजिए हमें या आपको सरकार से कोई जानकारी प्राप्त करना है, एजेंसी से कोई जानकारी प्राप्त करना है ना, तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होता है एक तरह से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक अधिकार दिया गया है, और उसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार, राइट। तो ये हो गया सूचना का अधिकार जो है। अब इसको थोड़ा सा हम जब लेसन यूनिट बाय यूनिट पढ़ेंगे ना तो हमारे समझ में ये ज्यादा आ जाएगा। तो हम आ जाते हैं यूनिट 1 में, क्योंकि बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आपके इसमें दिया हुआ है। चलिए ओके, तो अब हम यूनिट 1 आ जाते हैं। सूचना का अधिकार, विकास, अवधारण, उपलब्धि और सीमाएं देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम पहले कह दिए कि लोकतंत्र के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सूचना का अधिकार, क्योंकि सूचना यानी इंफॉर्मेशन जो होती है जनरली हमारे आपके हाथों में होती है, एक शक्ति के रूप में होती है ये हमारे आपके लिए, है ना, और एक तरह से लोकतांत्रिक समाज में पाई जाती है। और हम कह सकते हैं कि सूचना के माध्यम से, उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमारा जो समाज होता है एक तरह से वो ओपन होता है, खुला हो पाता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि जब हमारे और आपके पास, लोगों के पास जानने का अधिकार हो जाता है, यही है जानने का अधिकार, इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज को जानने का अधिकार होता है।
कोई भी चीज हो, है ना, किसी भी जगह से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आपको सवाल इवन की सरकार से भी आप जानने का अधिकार रख सकते हैं। तो एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार में देखा जाए तो इसको पारदर्शी और जवाबदेही कामकाज के लिए भी उपयोग में माना जाता है कि सरकार थोड़ा सा एक तरह से बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाब देना में रिस्पॉन्सिबल होना हमारे आपके प्रति हो जाती है, और साथ साथ में पारदर्शी यानी बिल्कुल सही काम होता है, ट्रांसपेरेंट की तरह उसका काम दिखता है। ये सूचना का अधिकार एक तरह से है जो कुप्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता है, जो भ्रष्ट लोग होते हैं उसके विरुद्ध भी एक सुरक्षा प्रदान करता है, ये सुरक्षा का अधिकार, राइट। तो बहुत सारी चीजें सुरक्षा का अधिकार क्या क्या हमें देता है, पारदर्शिता देता है, जवाबदेही देता है, कुप्रबंधन को रोकता है, भ्रष्टाचार को हटाता है, और साथ ही सरकार के लाभप्रद भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि सरकार मान लीजिए कोई भी नीति बनाती है, ठीक है ना, कोई भी निर्णय लेती है तो उसमें पारदर्शिता, खुलापन सरकार के कार्यों में, नागरिकों का विश्वास उसको हासिल हो जाता है, तो इस तरह से उसको लाभ मिलता है। तो ये है आपका सुरक्षा का अधिकार। तो क्वेश्चन आपसे इससे पहले क्या बनेगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, आप सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत सुरक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं, समझाइए कि क्वेश्चन दे सकता है। पहला क्वेश्चन आपको ये लिख देगा, तो यही सब लिखना पड़ेगा। भाषण की स्वतंत्रता हमें होती, प्रेस की स्वतंत्रता हमें होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कहने, छापने, लिखने, बोलने, ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। और इस तरह से इसको हम सूचना की स्वतंत्रता के 4 अलग अलग धारणाएं हैं। तो सूचना इंफॉर्मेशन की जो स्वतंत्रता हमें मिलती है, फ्रीडम मिलती है, 4 अलग अलग रूपों में मिलती है, भाषण, प्रेस, अभिव्यक्ति, ये सभी चीजें, और सूचना की स्वतंत्रता, ये 4 अलग अलग धारणाएं है ना, और एक दूसरे से संबंधित भी हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में स्वतंत्र भाषण के कई तत्व आ जाते हैं, ये और ज्यादा बड़ा हो जाता है। अभिव्यक्ति बोलते हैं हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। क्यों अभिव्यक्ति की आजादी है? तो क्या मतलब होता है अभिव्यक्ति का? अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना, लिखना, प्रिंट करना, प्रकाशित करना, यानी मीडिया से भी संबंधित, पत्र पत्रिकाओं से भी संबंधित हो जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति के आज क्वेश्चन पूछ सकता है, सूचना के अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं बताइए, या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सूचना के अधिकार में क्या दर्शाता है? एक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और सूचना से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होती है बोलने, लिखने, छपाई, प्रिंट वगैरह प्रकाशित करने की, इनके माध्यम से विचार या जो विचार होते हैं उनका संचार किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह विचारों को भेजा जाता है। सूचना की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये इनमें बहुत अंतर होता है। तो सूचना की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? राज्य के अधिकारियों के अधिकार में सूचना तक पहुंच प्राप्त करने की अभिव्यक्ति की क्षमता। सूचना की स्वतंत्रता का मतलब जो राज्य के अधिकारी होते हैं, मत कहने का मतलब होता है कि जो एक तरह से लोक प्रशासन के अंतर्गत है, सरकार के अंतर्गत देखो जो अधिकारी होते हैं उन तक उनके अधिकार में सूचना का पहुंचना, ठीक है ना, व्यक्ति की क्षमता के हिसाब से वो सूचना की स्वतंत्रता कहलाती। व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो अपने राज्य के अंदर वर्तमान भविष्य के बारे में, एक तरह से भविष्य की गतिविधियों के बारे में क्या करे, सूचित किया जाए, ठीक है ना, राइट। तो सूचना तक पहुंच सूचना की स्वतंत्रता कहलाती है। अब सूचना की स्वतंत्रता के बाद हम देख लेते हैं दूसरा, इसमें दिया क्या नहीं दिया है। तो एक क्वेश्चन इससे 100% क्रिएट हो सकता है आपके लिए कि सूचना की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार में सूचना की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को बताइए, व्याख्या कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है। या सूचना का अधिकार क्या है हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन आपसे क्रिएट कर सकता है, पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, कैसे, व्याख्या कीजिए। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। देखो पहले ही बोल दिए, एक तरह से जो हमने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, ये क्या है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही तो आते हैं ना। ये हमें जन्मसिद्ध अधिकार मिले, कोई भी पैदा होता है उसके अधिकार मिल जाते हैं, है ना। तो ये मौलिक अधिकार होते हैं जो हमें संविधान देता है, वो भी इसको हमसे छीन नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कहा गया कि सूचना का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। और सरजीत सर्वर ने इसको अच्छी तरह से समझा दिया है कि सूचना का अधिकार सामाजिक कल्याण का एक आवश्यक साधन है, और जो अधिकतर समाज में कई सामाजिक बुराइयां होती है उससे मुकाबला करता है, और लोग मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में हमारे साथ रहता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही एक उपकरण के रूप में सूचना का अधिकार हम लोग लेते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह एक मौलिक अधिकार है। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सूचना का अधिकार भी जरूरी हो जाता है। नागरिक समाज समूह जो होते हैं, है ना, उनके निरोध कानून के रूप में भी गलत दुरुपयोग उनका ना किया जाए, गलत कामों की निगरानी ये करता है, उनके काम को आसान बनाता है। भारत में मजदूर
किसान शक्ति संगठन, देखो इनसे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, ये आप आगे जाके इस प्लेन में पढ़ोगे तो दो ही क्वेश्चन मैं आपको क्रिएट कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि नागरिक समाज समूहों में सूचना के अधिकार में नागरिक समाज समूहों की क्या भूमिका है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा भारत में मजदूर किसान संगठन की क्या भूमिका है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो और भी लोग होते हैं सूचना के अधिकार राष्ट्रीय अभियान प्रेस परिषद से भी, राष्ट्रीय अभियान प्रेस परिषद से भी आपसे क्वेश्चन पीसीआई से भी पूछा जा सकता है। अन्य लोगों द्वारा एक राष्ट्र के अभियान को ने सूचना के अधिकार की मांग को जन्म दे दिया है, और जब संसद ने सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित किया था तो इसे कानून के रूप में देखा गया था, और पहली बार अधिकार को भारत की विधायिका द्वारा मान्यता दी गई थी। कानून नहीं बन पाया था, क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था, ये 2022 की जगह में 2002 की जगह में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था, जिसको जनरली हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ही जानते हैं। और भारत में संविधान और प्रशासनिक कानून और सामाजिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए तो अब देख लेते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, किससे क्वेश्चन आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बताते हुए चलूंगी। तो जैसे मैंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया, ठीक है ना। एक तरह से शासन को, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनों में इस कानून को माना जाता है। 2005 में इसको कानूनी जाम लिया, एक तरह से संविधान में इसको रख दिया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार से नागरिकों के सूचना के अधिकार के संबंध में सभी नियमों को इसमें रख दिया गया था। सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करना, ठीक है ना। फोटो कॉपी मांगता है, आप चाहो तो फोटो कॉपी मांग सकते हो। 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी सूचना के नागरिकों के अनुरोधों को समय समय पर उत्तर देता है। जो भी आप उनसे सूचना मांगते हो तो आपको वहां पर दिया, जनरली इसके लिए टाइम फिक्स होता है कि आप फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार से, आप किसी भी गवर्नमेंट से कोई भी मांग सकते हो, और उसके लिए 1 मंथ का उनको टाइम चाहिए होता है, उसका रिप्लाई 1 महीने बाद आता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो अनुच्छेद 19(1) भी इंपॉर्टेंट है। अब ये सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क्या है ना। देखो किसी के साथ में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को बताते हुए सूचना के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) को समझाइए। तो जो अनुच्छेद 19(1) है आपका रखा गया है ना संविधान में, वो मौलिक अधिकारों का एक भाग होता है, और ये बताता है कि जो प्रत्येक नागरिक है, तो अगर पूछ लेता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अनुच्छेद 19(1) की व्याख्या कीजिए, ये क्या बताता है। तो ये अनुच्छेद 19(1) हमें बताता है कि जितने भी देश में नागरिक हैं उनको बात यानी बोलने की, अभिव्यक्ति यानी कहने की, प्रेस की, छपाई की, है ना, इन सभी चीजों की स्वतंत्रता है। और कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत का अप्रवासी है, ठीक है ना, या NRI है, तो सूचना का अधिकार दायर कर सकता है। आपने जनरली मूवी में न्यूज वगैरह में डेट डिबेट में वैसे भी सुना होगा कि RTI एक्ट दाखिल किया गया है, तो ये कहलाता है सूचना का अधिकार। और धारा 370 के अधीन देखा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य सहित समस्त भारत में इसको फैला दिया गया था। तो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आगे भी हम पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत एक संविधान का एक अनुच्छेद 19(1), वो क्या है मैंने बता दिया, मौलिक अधिकार का एक भाग है जिसमें नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई जाती है। सूचना का अधिकार को मान्यता देता है क्या 19(1) है ना, लोगों को कि कोई भी न्यायिक घोषणा, न्याय संबंधित जो भी घोषणाएं की जाएंगी वो हमारे संविधान में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके रूप में की जाएगी। मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक ऐतिहासिक कदम है। ये गोपनीयता और नियंत्रण की संस्कृति में भी पारदर्शिता क्या बोलते हैं, एक तरह से पारदर्शिता यानी कि आप कह सकते हो बिल्कुल सच, है ना, परसेंटेबल जिसको बोला जाता है, वो काम यहाँ पे करता है, भागीदारी का काम करता है। इंपॉर्टेंट आपसे विशेषता के रूप में पूछ सकता है। ट्रांसपेरेंट जो काम होता है, बिल्कुल निष्पक्ष न्याय, है ना, वो वाला काम, पारदर्शिता। तो इसमें आपसे सूचना का अधिकार 2005 की विशेषताएं ये निकल करके आ रही हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को सम्मिलित नहीं करता कि इसमें सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें होंगी, बल्कि जमीन स्तर पर उससे नीचे भी जो ग्रामीण और जो एक तरह से आप कह सकते हो जिले स्तर की जो संस्थाएं निकाय होती हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है ना, जो सरकारी अनुदान यानी कि एक तरह से राशि वगैरह प्राप्त करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन निश्चित करने के लिए सूचना
सूचना इंफॉर्मेशन देता है और प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर जनता को स्वतः सूचना प्रदान करने और उनके पास दस्तावेजों की श्रेणियों सहित संगठन से संबंधित विविध करने का दायित्व भी डालता है। कहने का मतलब ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो होता है एक लोक प्राधिकरण होता है, वो पूरा ये काम को देखता है और जो हम आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं उससे संबंधित जो भी दस्तावेज जो भी चीजें होती हैं उन सभी कामों को प्रकाशित करने का काम जो होता है लोक प्राधिकरण के ऊपर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा लोक प्राधिकरण से क्रिएट हो जाएगा। ये है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दूसरा क्वेश्चन चल रहा था, उसी में अनुच्छेद 19(1) भी ले लिया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, अभी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी देख लो 2005 क्या है ना। किसी भी रूप में कोई भी सामग्री जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो यानी ज्ञापन, ईमेल, परामर्श, राय, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, अनुबंध, कोई भी दस्तावेज चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही क्यों ना हो, है ना, डेटा सामग्री शामिल होती है। आप ये चीजें सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। किसी भी निजी संकाय से संबंधित कोई भी गोपनीय कोई भी सीक्रेट चीज होती है वो भी जानकारी इसमें शामिल होती है और जिसे लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी अन्य कानून के तहत कुछ समय के लिए लागू किया जा सकता है। तो ये लोक प्राधिकरण द्वारा ही इसको लागू किया जाता है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 इंड होगा। अब यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, लेकिन अब जो क्वेश्चन क्रिएट होंगे वो लोक प्राधिकरण के द्वारा क्रिएट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक शब्द बन जाता है, ठीक है ना। कौन सा शब्द बन जाता है? लोक प्राधिकरण। अब इसको देख लेते हैं। देखिए लोक प्राधिकरण है क्या। अब देखिए, क्योंकि सूचना का अधिकार तो हमने पढ़ लिया ना, है ना। क्या है सूचना का अधिकार का अर्थ है कि इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना, आसान से सूचना का अधिकार देना जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उसके निमंत्रण में उसके निम्न अधिकार शामिल है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है वो भी देख लिया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है वो भी पढ़ लिया। अनुच्छेद 19 का ये भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा देख लो कि कौन कौन से अधिकार शामिल है सूचना के अधिकार जो ऊपर पढ़ के आए थे। कार्य, दस्तावेज, अभिलेख का निरीक्षण, दस्तावेज, अभिलेख, टिप्पणियां, सार, प्रतियां लेना ना और सामग्री के प्रमाणित जो नमूने होते हैं। अब यहाँ पे देखो डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आउट के माध्यम की सामग्री भी से आप प्राप्त कर सकते होते सूचना के अधिकार होते। तो लोकतांत्रिक समाज के लिए ऑक्सीजन कहा जाता है सूचना तक पहुंच को, प्राय है ना, लोगों तक सूचना को पहुंचाने को कहा जाता है कि लोकतांत्रिक समाज के लिए ऑक्सीजन होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतांत्रिक समाज के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। बताइए किस तरह से पूरे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको। तो नागरिक अपने हम आप अपने सूचना के अधिकार के प्रति धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रहे हैं और साथ ही साथ में इसके जवाबदेह ठहराने के लिए उपकरण के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक धन खर्च करते हैं जिससे, है ना, इस प्रकार के कानून से अधिक सूचना का अधिकार अधिनियम एक उपकरण अवधारणा के रूप में होता। तो ये हो गया यहाँ पर। अब सूचना के अधिकार को देख लेते हैं क्या है। ये हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम बता चुके हैं, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं खपाना है। अब ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखो अगर थोड़ा सा शार्ट में देखो कि लोकतंत्र में सूचना का अधिकार का क्या महत्व बन जाता है ना। तो देखो सबसे पहली बात की भागीदारी इंपॉर्टेंट होती है, एक तरह से साथ में लेकर के चलना। जो भी सरकार में गोपनीयता होती है ना, जनरली सरकार अपनी गोपनीयता को एक तरह से नागरिकों से कुछ चीजें गोपनीय करके रखती है। तो गोपनीयता नागरिकों को सूचित किए जाने की संभावना को कम कर देती है। तो जब सूचित भागीदारी तभी संभव जब सूचना तक पहुंच हो। सूचना तक जब पहुंच हो जाती है तो सरकार में जो गोपनीयता होती है वो नागरिकों को बताए जाने की संभावना को थोड़ी कम कर देती है, भागीदारी की बाधा उत्पन्न करती है, जनमत के आधार पर संपूर्ण न्यायपूर्ण शासन स्थापित करती है। तो यहाँ पे जनमत लोगों की राय लेना जरूरी होता है। सूचना द्वारा निर्मित जनता के विचार केवल लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। तो जनता जनमत और सूचना तक पहुंचने के लिए यहाँ पे अच्छा संबंध माना जाता है ना। तो सूचना तक पहुंच नहीं है जो जनमत प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों का विश्वास, जनमत का मतलब लोगों की राय, लोगों के विचार। तो सूचना मानव मन के लिए टॉनिक या औषधि के रूप में होती है। ये हो गया। तो सूचना के रूप में अवधारणा क्या है? सूचना की अवधारणा पूछेगा। सूचना एक गतिविधि होती है, जीवन का रूप होता है और संबंध होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब सूचना से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आई थिंक आप इसे पढ़ा कर लो। सूचना एक शक्ति भी होता है, वो भी आपको हम बता के चुके हैं। राष्ट्र की सैन्य शक्ति के रूप में, आर्थिक समृद्धि के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत राष्ट्र शक्ति संकेतक के
रूप में देखा जाता है। सरकार को अपंग बना सकता है, एक तरह से समाजों को कमजोर बना सकता है, ठीक है, सटीक जानकारी होती है, अर्थव्यवस्था का विनाश कर सकता है। तो राष्ट्र के सुशासन पर निर्भर करता है। शासक उन निकायों, प्रक्रियाओं, व्यवहार से जो शक्तियों के उपयोग को प्रभावित करता है। तो चलो यहाँ पर हमने सूचना को ले लिया, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, आधुनिक लोकतंत्र से भी पूछ सकता है। एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है सूचना। तो सूचना की उत्पत्ति के बारे में, और साथ में ये देखिए भारत के अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना के अधिकार के बारे में तो जो दिया, तो जो बताया वही सब चीजें हैं। तो अब सूचना और अनुच्छेद यदि आ जाता है 19(1) तो लिख लेंगे। साथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता के बीच अंतर वो भी ऊपर कर दिया है, नीचे होगा तो वो भी और देख लेंगे, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सूचना के अधिकार की उपलब्धियां कौन कौन सी। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सूचना के अधिकार की उपलब्धियां कौन कौन सी होती हैं। देखो हम बात कर रहे थे उसका क्या बोलते हैं, लोक प्राधिकरण का मतलब क्या होता है ना, तो यहाँ पे समझा देती हूँ। लोक प्राधिकरण का मतलब हो जाता है एक तरह से सरकार के द्वारा एक तरह से गठित संस्था होती है, राइट। एक संगठन होता है जिसका गठन कौन करता है, सरकार करती है, एक निकाय होता है। और खास तौर पे सरकार जो भी सूचनाएं, जो भी अधिसूचना जारी करती है, ठीक है ना, तो इसे एक तरह से जो भी अधिसूचना जारी करती है उस संस्था के पास अधिकार होते हैं। सरकार उनके माध्यम से काम करवाती है। तो जिनका स्वामी सरकार के पास होता है, अधिकार सरकार के पास होता है, और सरकार द्वारा वो नियंत्रित होते हैं। सरकार जो भी नीति निर्णय घोषणाएं बनाती है उनको आगे तक ले जाने का काम क्या करती है, वो एक लोक प्राधिकरण करता है। इसमें सरकार की धनराशि, पैसे लगे होते हैं। तो सरकार द्वारा जारी जो भी अधिसूचना होती है, जो भी सरकार के द्वारा सूचना जारी की जाती है, अधिसूचना जारी की जाती है, उसको स्थापित करना, है ना, एक निकाय के द्वारा किया जाता है, उसको लोक प्राधिकरण कहते हैं। तो सूचना अधिकार की उपलब्धियां कौन कौन सी है ये यहाँ पर देख लेते हैं। सूचना अधिकार के यदि आप उपलब्धियों को देखेंगे, सबसे पहले सामाजिक लेखा परीक्षा माध्यम आ जाता है। यानी सूचना का अधिकार सामाजिक लेखा परीक्षा का एक साधन होता है। हम कह सकते हैं कि अपने कामों को, सेवाओं को करने के लिए, यहाँ पर उसको पता लगाने के लिए एक तरह से लोगों के बीच में जाना पड़ता है। तो जो भी प्रचलित जानकारियां होती हैं वो सरकारी संगठनों को सामाजिक लेखा परीक्षा करने का अधिकार देता है। और सरकार के जितने भी विभाग होते हैं, जितने भी स्थानीय निकाय होते हैं, ठीक है ना, स्वायत्त संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, ठीक है ना, या सरकार के स्वामित्व वाले संगठन होते हैं, वित्त पोषित संगठन संस्थाएं होती है ना, उत्पीड़न, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार, सत्ता और अधिकार के दुरुपयोग के मामलों में भी यहाँ पर सामने लाता है। तो ये है सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम सूचना के अधिकार की उपलब्धियां यहाँ पर बताया गया। फिर सामाजिक परिवर्तन का साधन, देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद कर लेना। आपसे क्वेश्चन सीधे एक लंबा पूछ सकता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2000, सूचना के अधिकार को समझाते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को बताते हुए इसकी उपलब्धियां बताइए। इंपॉर्टेंट है, या सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को समझाते हुए इसकी उपलब्धियां बताइए। सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से। फिर सामाजिक परिवर्तन, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में देखा जाता है, बताइए कैसे। ये अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किसी भी समाज में जो नागरिक होते हैं वो जागरूक होते हैं, अवेयरनेस होते हैं, उनमें होता है, तो उनके माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है। और परिवर्तन लाने का एक साधन सिर्फ और सिर्फ सूचना का अधिकार है, राइट। तो सरकार की जो नीतियां होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, चलाए जाते हैं, उनकी जानकारी, ठीक है ना, इन पर। और साथ साथ भी बहुत सारे मुद्दे जो होते हैं, है ना, जिन पर निर्णय लिए जाते हैं, लोक प्राधिकरण के अधिकार में रखकर खोला जा सकता है इसको। तो सार्वजनिक महत्व के जो भी मुद्दे होते हैं, है ना, जो भी निर्णय लिए गए उनको लोक प्राधिकरण के अधिकार में, उनके क्षेत्र में रख करके उसको देखा जा सकता है। तो सूचना का अधिकार न केवल एक मानव अधिकार है बल्कि लोकतंत्र का एक आवश्यक उपकरण है। इस तरह से भी चीजें देकर के क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है। सूचना का अधिकार न केवल एक मानव अधिकार है बल्कि लोकतंत्र के एक आवश्यक उपकरण है। तो सूचना का अधिकार में पूरा जो ऊपर बताया तो उसको भी लिखना, इसको भी लिख दीजिएगा। भ्रष्टाचार, सत्ता का जो दुरुपयोग लोग करते हैं, इससे निपटने के लिए सूचना का अधिकार काम करता है। सरकार के प्रत्येक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये बार बार जो क्वेश्चन आ रहा, जवाबदेही और पारदर्शिता, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंसी, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस तरह से सरकार को जवाबदेही और पारदर्शिता बनाता है ना, या जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को एक साधारण उपकरण के रूप में तैयार
यूज किया जाता है। तो देखो क्वेश्चन सिर्फ एक ही अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम, आंसर एक पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने सारे क्रिएट हो गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो जवाबदेही और पारदर्शिता के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम एक तरह से सुशासन, गुड गवर्नेंस लाता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है अपने कार्य नीतियों के लिए, और साथ में वो न्याय पक्ष रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, है ना। पारदर्शिता एक तरह से झलकनी चाहिए, और भ्रष्टाचार को रोकने में भी काम करता है। लोक संस्थाएं जो होती है उनको मजबूत बनाता है। न्यायालय से जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है ना, जो एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक बातचीत का एक माध्यम होता है, केंद्र माना जाता है किसको, प्रेस को, सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। न्यायालय जो होता है समाज के जो वंचित वर्ग होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है, और सूचना के अधिकार के सामाजिक आयाम को सामने लाता है ना। तो एक आदेश होता है केंद्रीय सूचना आयोग, इसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पति की आय के बारे में जानकारी मांगने वाली पत्नी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लेते। देखिए तो केंद्रीय सूचना आयोग ने क्या किया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक पत्नी ने अपने पति के आय का विवरण मांगा था, तो उसको भी स्वीकार कर लिया गया था न्यायालय ने। ये आपका क्या है, सामाजिक परिवर्तन का साधन है। क्या, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सूचना आयुक्त ने उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों पर विश्वास करते हुए माना कि पत्नी यह जानने की अधिकारी है, उसका अधिकार है कि उसके पति को क्या पारिश्रमिक, क्या वेतन मिल रहा है, और आय प्राधिकरण को अपील करता पत्नी को उसके पति के शुद्ध आय का ज्ञान निर्देश दिया गया था, उसको दिया जाए, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। वेतन विवरण संबंधी जानकारी पति पत्नी दोनों संबंधित व्यक्तिगत जानकारी के सीमित तक ही नहीं रहती है, जो पति के पास उपलब्ध है वो पत्नी द्वारा प्राप्त है। जो पति बोलते हैं ना, जो पत्नी का है वही पति का है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उपलब्धियां तो हम देख रहे हैं, उपलब्धियों में सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है सूचना भूल जाते हैं ना, देखो सूचना का अधिकार अधिनियम हो जाता पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते, है ना। और भी आप उदाहरण भी सही देगा तो उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है ना। जवाबदेही और साथ में पारदर्शिता भी आप दे देखो, सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सूचना के अधिकार की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। लीजिए, या एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ देगा कि सूचना के अधिकार के उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, तो सामाजिक लेखा परीक्षा और साथ में यह है सामाजिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, राइट। चलिए, कुछ सफलतम कहानियों की उल्लेख कीजिए, वही जो भी पढ़ के आए भ्रष्टाचार के ऊपर। चलो अब आ जाओ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉरी, ये संविधान का अनुच्छेद 19(2) भी यहाँ पे दिया है। अभी हमने 19(1) देखा था ना, अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन कभी कभी क्रिएट कर देता है। एक में हमने देखा था लोकतांत्रिक को देखा था ना, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होती है। अब यहाँ पे 19(1) ही है, ये 19(2) दिया, लेकिन 19(1) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान स्वीकार किया गया अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, है ना, अधिकार ये दिया गया है। प्रकाशन का यानी प्रेस वगैरह की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार 19(1) में शामिल है। और एक नागरिक को इसमें किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है, कि अगर वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार, प्रकाशन का अधिकार, सूचना का अधिकार का प्रयोग तो क्यों कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। तो मौलिक अधिकार को केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, और जो कानून के तहत और जो उचित प्रतिबंध होते हैं, जो उसमें एक तरह से प्रतिबंध का मतलब जो रोक लगी होती है, उसके द्वारा इसको सीमित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19(2) जो है एक तरह से जो कानून के तहत प्रतिबंध द्वारा उसको सीमित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और प्रतिबंध यानी रोक किस चीज की, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए। अगर कहीं पे रोक लगाने की जरूरत है, लगता है कि भारत की जो संप्रभुता और एकता, अखंडता वो नष्ट हो रही है, सुरक्षा नष्ट हो रही है, तो फिर कानून यहाँ पे प्रतिबंध लगा सकता है। विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के लिए भी तो प्रतिबंध को सही ठहराने का भार प्राधिकरण पर है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्राधिकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो हमने यहाँ पे अनुच्छेद 19(1) और 19(2) को ले लिया, और यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। इसे देखो आप, चलो ये हो गया। अब सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और आई थिंक मेरी कोशिश है कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ A to Z इसी तरह से आपके पेपर में आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, आप कर लेंगे। अदरवाइज ये बहुत कुछ इधर उधर का है, अगर इसको आप डीपली पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 हो सकता है, पर इसको छोड़ देते हैं, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, कम देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारा ब्लॉक 1 था, और साथ ही साथ में इसमें ये
1 थी वो यहाँ पे फिनिश्ड हो गई है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे ब्लॉक 2 की तरफ। तो ब्लॉक 1 में सिर्फ और सिर्फ हमने जाना क्या है, सूचना के अधिकार को अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, आधे घंटे से ज्यादा हो गए होंगे शायद। अब चल लेते हैं आगे, अब ले लेते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अवलोकन में। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे लोक प्राधिकरण के दायित्व को देखेंगे। अब ये प्राधिकरण आपका यहाँ पे आएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ। रूपरेखा तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इसलिए रूपरेखा को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें से देख लेते हैं। ओके, देखिए पहली बात की लोक प्राधिकरण है क्या, मैंने जैसे आपको बताया था, लोक प्राधिकरण का अर्थ होता है किसी भी प्राधिकरण या निकाय या संस्था से होता है जो स्वशासन स्थापित या गठित होता है, शासन के द्वारा स्थापित या गठित होता है। पूछ सकता है सूचना के अधिकार अधिनियम में लोक प्राधिकरण को समझाते हुए इसके अर्थ और कार्य लिखिए, लीजिए, इतना ही क्वेश्चन है। तो लोक प्राधिकरण का मतलब हो गया जो एक तरह से संस्था या निकाय होता है जो शासन के द्वारा स्थापित गठित होता है। तो अब इसके अंतर्गत क्या आता है, संविधान द्वारा या उसके तहत, संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के द्वारा। लोक प्राधिकरण का अर्थ ये है, और संयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना आदेश द्वारा इसमें से कोई भी शामिल हो सकती है जो ये दिए, इसके अंतर्गत ये काम करता है लोक प्राधिकरण। तो लोक प्राधिकरण का अर्थ किसी भी प्राधिकरण निकाय से हो जाता है, इसके अंतर्गत ये चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो लोक प्राधिकरण हो गया। तो लोक प्राधिकरण है हमने ये जान लिया, ठीक है ना। अब इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, चलिए। अच्छा, इसमें है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के साथ सूचना क्या है और सूचना के अधिकार के महत्व अर्थ, ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैसे मिस हो गया, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सूचना का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के वो हम आपको पहले बता दिए हैं। यहाँ पे सूचना का क्या अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सूचना एंड इंफॉर्मेशन, तो किसी भी रूप में कोई भी सामग्री हो, ठीक है ना। रूप हम आपको पहले बता चुके हैं, ऑडियो, डिजिटल, कुछ भी हो सकती है ना, ज्ञापन वगैरह कुछ भी हो सकता है, और जो एक लोक प्राधिकरण के पास मौजूद हो, ठीक है ना, ये है। तो जानकारी भौतिक रूप से भी होनी चाहिए, जैसे रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, मेमो, ईमेल, है ना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, कार्ड, पुस्तिका, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी रूप में हो सकती है। तो सूचना में लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कानूनी और अन्य विचार भी शामिल किए जाते हैं। तो ये आपका सूचना का अर्थ है। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है हमने पहले ही पढ़ लिया था फर्स्ट में, सेकंड में सूचना का अर्थ भी ले लिया। अब सूचना के अर्थ में आप चाहो तो और यहाँ पे भी ले सकते हो। अब यहाँ पे अभिलेख का अर्थ क्या हो गया, अभिलेख का अर्थ होता है कि जो लोक प्राधिकरण होता है उसके पास जो भी उपलब्ध किसी भी रूप में कोई भी रिकॉर्ड हो, अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड हो जाता है। तो अभिलेख लोक प्राधिकरण के पास किसी भी रूप में कोई भी जो रिकॉर्ड होता है वो अभिलेख कहलाता है। दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। तो ये अभिलेख हो जाता है। फिर सूचना के अधिकार का अर्थ क्या हो गया, वही है कार, दस्तावेज, अभिलेख, इनका निरीक्षण का अधिकार। तो अब हमने सूचना का अर्थ वहां देखा, आप सूचना के अधिकार का अर्थ देख लीजिए। तो सूचना का अधिकार का अर्थ होता है, जैसे हमने देखा अभिलेख में कार्य करना, दस्तावेज, अभिलेख जो होते हैं, और जब इनका निरीक्षण किया जाता है उसका जो अधिकार होता है वो सूचना का अधिकार होता है, राइट, ओके। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रमाणित प्रतियां लेना, कुछ सामग्री है ना, प्रमाणित सामग्री, नमूने लेना, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट, किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधन जो होते हैं ये होते हैं। तो ये होता है सूचना के अधिकार का अर्थ। अब मुझे नहीं लगता है कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब इससे आगे क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं, देख लेते हैं। नहीं, सूचना अधिकार, हाँ, सूचना प्राधिकरण के दायित्व भूमिका देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोक प्राधिकरण के दायित्व क्या है। देखो लोक प्राधिकरण के दायित्व को देखते हैं, उनकी भूमिका को देख लीजिए क्या है। तो एक नागरिक को सूचना प्रदान करने का दायित्व डालता है, यानी एक नागरिक को सूचना देना, ठीक है ना। और जो नागरिक जिस सूचना को चाहता है, और जब तक की मांगी गई जानकारी छूट प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है, वे छोड़ दीजिए। एक मांगी गई जानकारी,
ठीक है ना। नागरिक के द्वारा एक मांगी गई जानकारी या मांगी गई सूचना प्रदान करना ही सूचना प्राधिकरण का दायित्व होता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरण को अपनी संरचना और कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के हिसाब से करना होता है, जैसे उसके संगठन, कार्य, संरचना का प्रकटीकरण। देखो इनसे क्वेश्चन आगे क्रिएट होगा, है ना, कि लोक प्राधिकरण का संगठन कार्य क्या है ना, उसके अधिकारी कर्मचारियों की शक्तियां क्या है, लोक प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य क्या है, ये क्वेश्चन आगे क्रिएट होंगे। वित्तीय जानकारी, तो इस तरह के कुछ काम होते हैं। जो जनता होती है जब ऐसी जानकारी को प्राप्त करना चाहती है तो एक तरह से उसको पूरी जानकारी दिलाना लोक प्राधिकरण का काम होता है। ठीक है, तो यदि ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो नागरिकों को अधिकारियों से इसके लिए अनुरोध करने का अधिकार है कि हमें जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो लोक प्राधिकरण जो होता है उसके नियंत्रण में दस्तावेज, फाइल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं जिनके रूप में जानकारी होती है और उन जानकारियों को वो जनता तक, हम आप तक पहुंचाता है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलिए बताइए, समझ में आ रहा है? वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए। मुझे सही दिख रहा है क्योंकि मेरे इसमें 240 पिक्सल है, आपके उसमें 144 होगा, यूट्यूब का फिक्स है। थोड़ा सा बना लीजिए सेटिंग को, सही हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं, पहले कमेंट्स करिए, नहीं तो फिर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती जाऊंगी और एक्सप्लेन नहीं करूंगी और फिर आप लोग अपने से देखते रहना। तो आप कमेंट्स करो, क्या आपके समझ में आ रहा जो मैं पढ़ा रही हूं या नहीं आ रहा है। चलिए, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा तो मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राधिकरण, नहीं, क्या काम होता है? एक अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार का प्रवर्तन, यानी मान लीजिए कोई नागरिक है ना, उसका अधिकार है ये, वह बिना अपनी पहचान मांगने का कारण बताए कोई भी सूचना मांग सकता है। कि आप कोई सूचना लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो बिना अपनी पहचान बताए, बिना सूचना मांगने का कारण बताए कि क्यों सूचना मांग रहा है, उसका पूरा अधिकार वो सूचना मांग सकता है। तो अधिकार को लागू करने के लिए अधिनियम में एक त्रिस्तरीय संरचना स्थापित की है। तो सूचना अधिकार अधिनियम की संरचना यदि पूछता है, संगठन पूछता है, या लोक जो प्राधिकरण होता है उसका कार्य पूछता है, तो लोक प्राधिकरण अपने कुछ अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित करता है। तो लोक सूचना प्राधिकरण के अधिकारी कौन कौन से होते हैं, और साथ साथ में एक तरह से आप कह सकते हो कि सूचना अधिकार अधिनियम की संरचना क्या है। सूचना अधिकार अधिनियम यानी लोक प्राधिकरण की संरचना में आवेदन जमा करने पहला होता है, यानी कि क्या काम है, क्या क्या प्रोसेस होती है, प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी जो भी चाहनी होती है, जो भी व्यक्ति किसी से भी जानकारी पाना चाहता है ना, तो वह संपर्क करने के लिए आवश्यक जानकारी के लिए अनुरोध कर सकता है। तो एक तरह से यहाँ पर आवेदन करना होता है, 6 तरह की जानकारी के लिए अनुरोध कर सकता है, राइट। सबसे पहला आवेदन करना होता है। तो सूचना का अधिकार के लिए आवेदन है तो लिखित रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, हिंदी, अंग्रेजी या उसके 6 आधिकारिक भाषा के रूप में किया जा सकता है जहां आवेदन रहता है। और आवेदन के साथ केंद्रीय, राज्य पीआईपीओ या सहायक लोक सूचना अधिकारी को शुल्क के साथ में कुछ पैसे देने होते हैं, लोक प्राधिकरण द्वारा नामित कर दिया जाता है। 30 दिनों के भीतर, जो मैंने कहा था 1 महीने के भीतर जो ये सूचना है वो आवेदक को जानकारी प्रदान करनी जरूरी होती है। और 35 दिनों के भीतर यदि आवेदन एपीआई को भेजता है, ठीक है ना, तो धारा में प्रावधान है, ये धाराएं हैं, ठीक है। जीवन स्वतंत्रता का अधिकार इसमें शामिल हो जाता है। सूचना 48 यानी 30 दिन से अगर ज्यादा हो जाता है और वह 1 महीने 5 दिन का टाइम लेता है तो फिर यहाँ पे 48 घंटे के भीतर सूचना देना कंपलसरी हो जाता है ना। और यदि कोई जानकारी अतिरिक्त शुल्क पर प्रदान की जाती है, एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, तो जानकारी को प्रदान करने की लागत के रूप में सूचना शुल्क के भुगतान लिया जाता है और उपरोक्त समय सीमा धारा इतने से बाहर रखा जाता है। तो जमा करना होगा। फिर अपील के कुछ प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है कहीं पे प्रोसेस ना पूछ दे। अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार का प्रवर्तन कैसे होता है, क्या क्या काम होता है, किस तरह से चलता है, लोक प्राधिकरण के क्या काम होते हैं, किन अधिकारियों को नियुक्त करता है ना। फिर अपील का प्रावधान होता है। अपील का प्रावधान का मतलब ये हो जाता है एक तरह से कि सूचना का अधिकार जो होता है शासन अपील के लिए होता है। 2 स्तरीय तंत्र होते हैं। पहला जो होता है अपील संगठन होता है, एक अधिकारी होता है जिसके पास भेजा जाता है, ठीक है, रैंक में वो
PIO रैंक में वरिष्ठ अधिकारी होता है। 30 दिन के भीतर इसका निपटान जरूरी हो जाता है, 45 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 कम से कम। और दूसरा अपील जो होता है राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के मामले में होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछ सकता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण या लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध दंड, अभी हमने ऊपर संरचना देखी थी ना, अब दंड भी पूछ सकता है कि उसके प्रति क्या दंड किए जा सकते हैं, है ना। इससे गलतियां सभी से होती है ना। तो अधिनियम धारा 20(1) में प्रावधान है कि आयोग त्रुटिपूर्ण आदेश यानी कुछ गलती से अगर आदेश पारित कर दिया गया है तो करने वाले लोक सूचना अधिकारी पर दंड लगा सकता है। और प्रतिदिन की देरी, क्योंकि 1 महीने का टाइम फिक्स किया गया, अगर 1 मंथ में आपको काम नहीं करते उसको आगे बढ़ाते जाते हो तो हर दिन की देरी से 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, पर डे 250 रुपीज, है ना। तो इस तरह से देरी की जितना वो टाइम आगे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से 25,000 रुपए से अधिक नहीं होता है। तो इतने टाइम तक बस 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो एक तरह से जो ये अधिरोपण दंड होता है वो लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध होता है जब वो कोई गलती करता है, सूचना नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है ना। तो एक ये हो गया। छोटी छोटी चीजें ले लीजिए, यदि क्वेश्चन आ जाता तो आप उसे कर सको, अदरवाइज मैं तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आ रही हूँ। चलिए बोल देना दंड का प्रावधान क्या है, तो कम से कम इतना लिख दोगे तो आपको नंबर तो पूरे मिल ही जाने हैं। अच्छा 1 सेकंड। हाँ ये देखिए, एक ये देख लेना, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किस आधार पर सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, जैसे हमने कहा कि एक हक है ना, मौलिक अधिकार है तो कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे इसको इनकार किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस अधिनियम में, ये सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 है, 22 के तहत ये प्रावधान दिया गया है प्रकटन से छूट का। प्रकटन से छूट का प्रावधान क्या है, रिमेंबर याद रखना, प्रकटन से छूट का अधिकार। तो ये जो धारा, जो अधिनियम की धारा 22 है ना, इसमें ये कहा गया है कि किसी भी अन्य कानून या इस अधिनियम के तहत किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी होने पर किसी भी साधन में निहित किसी भी असंगत बात के होते इसे छोड़ दो आप। यहाँ पे हम देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम जो है एक तरह शासकीय गुप्त बात अधिनियम। ये देखिए अधिकार शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 सहित सभी कानूनों और नियमों पर लागू होगा। यानी सरकार की जो गुप्त बातें हैं उसके अंतर्गत भी 1923 से ही सभी कानूनों और नियमों पर ये लागू हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सरकार से हर सीक्रेट बातें पूछते रहो, सरकार आपको बताती रहेगी, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम या अन्य कृत्यों को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि यहाँ से ये ना समझ जाइए कि कोई ऐसे काम है सरकार के जो गुप्त सीक्रेट होते हैं जो हमारे देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और आप वो जानकारी मांगो तो गवर्नमेंट आपको देगी। आप कहो कि जानकारी लेना मेरा ये अधिकार है क्योंकि मौलिक अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। जब सूचना के लिए अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर किया जाता है तो केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान छूट प्रदान करते हैं। अगर छूट प्रदान की गई है तभी अस्वीकार किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रावधान छूट प्रदान करने का मतलब यही है, प्रकटन से छूट। क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है किस कंडीशन में, है ना, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो किसी के साथ में भी ये जोड़ सकता है, किसी भी क्वेश्चन के साथ में ये जोड़ सकता है। चलो आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, बहुत लंबा है ये आपका सूचना का अधिकार अधिनियम। अब यहाँ पे 3 देख लेते, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियम बनाने के अधिकार, नियम बनाने के अधिकार क्या है। ओके अच्छा, सूचना के अधिकार अधिनियम में ना एक्चुअली क्या है, ये राज्य और केंद्र का आएगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य कार्य को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियम बनाने का अधिकार है। तो केंद्र जो नियम बनाएगी वो अपने राज्य के लिए, राज्य जो बनाएगा राज्य के लिए, केंद्र जो कुछ विषय होते हैं वो सबके लिए होता है, अपने केंद्र के लिए हो जाता है। तो सूचना का अधिकार नियम जो है वो एक तरह से अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27, 28 और 29 के हिसाब से बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधिकार बनाने के नियम केंद्र और राज्य के अंतर्गत बताइए कि केंद्र और राज्य जो है किस तरह के सूचना के अधिकार अधिनियम को बनाते हैं।
ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, तो ये हो गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 27, 28 और 29 के अनुसार में बनाता है। यानी कि 27 की जो धारा होती है वो सरकार केंद्र राज्य को नियम बनाने का अधिकार देता है। रिमेंबर, अधिनियम की धारा कॉपी पेन लेके बैठा करिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लिखोगे तो आपको बेनिफिट देंगे, कहीं और जगह ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो धारा जो है वो 27 कहता है कि केंद्र और राज्य दोनों जो है यहाँ पे नियम बना सकते हैं। जैसे आवेदन शुल्क के लिए, सूचना प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त शुल्क के लिए, सूचना का अधिकार आवेदन, अपीलों के लिए प्रारूप बनाना, है ना, ऐसे कुछ मामले होते हैं। और कुछ जैसे केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम यहाँ प्रदान कर सकते हैं धारा 27 के हिसाब से। राइट, ओके। धारा 28 क्या कहता है? धारा 28 केवल सक्षम प्राधिकारों के अधिनियम के तहत देय शुल्क, जो एक तरह से कर टैक्स वगैरह लेते हैं ना, उसके लिए नियम बनाते हैं। सूचना प्रदान, जो एक तरह से शुल्क यानी पैसा लिया जाता है जब आप इंफॉर्मेशन मांगते हो, तो सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने, है ना, आवेदन और अपील के लिए प्रारूप तैयार करने का अधिकार देता है। क्या फॉर्मेट रखेंगे, कैसा फॉर्म रहेगा, क्या क्या उसमें चीजें रहेंगी, कैसे आवेदन करना और कितने पैसे रखे जाएंगे, क्योंकि आपसे पैसे भी लिए जाएंगे जब आप ये अधिकार मांगोगे, सूचना मांगोगे, इंफॉर्मेशन मांगोगे। तो शक्ति का प्रयोग केवल लोक प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता है, शक्ति का प्रयोग यहाँ पर राज्य और केंद्र भी करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किस तरह से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्र और राज्य जो अपने अपने अधिकार बनाते हैं, सूचना का अधिकार बनाते हैं, क्या क्या शक्तियां उनके पास है। तो धारा 29 क्या होगी? 27 देखा, 28 देखा, ठीक है। अब धारा 29 क्या है? धारा 29 में सरकार के नियम बनते ही संसद के दोनों सदनों के समक्ष नियमों को रख दिया जाता है। राइट, संसद के समक्ष। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान को लागू करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के गठन के पहले सूचना के अधिकार के लिए शुल्क के संबंध में नियमन केंद्रीय सूचना आयोग, जो अपील जहां पे की जाती है, ठीक है ना, नियम होता 2005, और केंद्रीय सूचना आयोग प्रबंधन जो होता है, ये बनाए गए हैं। तो एक तरह से क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा हो गया है कि धारा 29 में तो हमने देख लिया कि संसद के सामने इसको रख दिया गया दोनों सदनों में। अब यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 2012 जो था, उसके बनने से पहले सूचना का अधिकार के लिए कुछ आवेदन के लिए शुल्क के संबंध में नियम बनाए गए थे। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग का गठन अपील क्रिया के लिए किया गया, ठीक है ना। उसी तरह से केंद्रीय सूचना आयोग प्रबंधन का गठन किया गया था और विनिमय 2007 बनाए गए थे। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता है। ओके, चलो। सूचना का अधिकार 2012 चाहो तो आप देख लेना, आपके लिए छोड़ रही हूं ये एक क्वेश्चन, आप भी देख लेना। सूचना 2012, क्योंकि धारा 27 और 28 की शक्तियों का प्रयोग करता है ये 2005 की धारा, और नियमों को अधिसूचित किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आप चाहो तो इसे देख लेना 2012। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन देखो एक साथ में किए जाएंगे। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की क्या क्या पहल थी? वेरी इंपॉर्टेंट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन, यानी उसको चालू करने चलाने के लिए, इफेक्टिव कार्य के लिए, कि कार्य जो है एक प्रभावशील रहे, भारत सरकार ने क्या क्या काम किए थे सूचना के अधिकार अधिनियम 2012 को प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। तो देखो, सबसे पहला था कि सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना का अधिकार शुल्क और लागत नियमों में अपील प्रक्रिया नियमों का सामंजस्य, यानी शुल्क और लागत के बीच में एक सामंजस्य तालमेल बिठाना पहला काम था ये, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद कर लीजिए। सूचना का अधिकार नियम 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, है ना, अच्छे काम के लिए, उसको इफेक्टेड करने के लिए। तो ये हो गया, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2012, क्योंकि बार बार शब्द आते हैं, रटेंगू काम नहीं करती है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 आरटीआई एक्ट बोल देते हैं, ठीक है ना, आरटीआई बोल देते हैं, आरटीआई बोल देते हैं। तो आरटीआई 2012 के एक संग्रह सेट को 31 जुलाई 2012 को अधिसूचित कर दिया था। सूचना का अधिकार आरटीआई नियम जो था वो 2012 का मसौदा तैयार करने के लिए था। इसमें क्या तैयार किया, क्या सोचा गया था 2012 के लिए, कि एक बार अधिसूचित होने के बाद राज्य जो सरकारें हैं इन नियमों को उसी तरह से परिवर्तनों सहित अपनाने का अनुरोध किया जाएगा, कि जो एक बार अधिसूचना बना दी गई, ठीक है ना, राज्य सरकार भी सेम उसी तरह से बिना परिवर्तन के उनको स्वीकार कर लेंगे। इसका अनुरोध किया गया था आरटीआई 2012 में। और देश के अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भी एक रूपता के रूप में देखा जाता है। तो ये पहला हो गया था सूचना का अधिकार, ठीक है ना, शुल्क और लागत नियमों के हिसाब से। और ये 12 का है प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। फिर दूसरा भी इसमें है, फिर इसी के अंतर्गत आ रहा है, इसी के अंतर्गत है। फिर दूसरा इसका है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क के भुगतान के बारे में समय सूचना,
ये इसी के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग ने ध्यान में लाया गया कि कुछ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पीसीआईओ इसको कहा जाता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इनके सूचना का अधिकार अधिनियम में एक धारा के तहत सूचना प्रदान करने के लिए एक 30 दिनों के बाद यानी 1 महीने के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई की उपधारा 7 के तहत अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करना था। अब देखो आपने सब्जेक्ट लिए थे तो आपको याद करना पड़ेगा धारा क्या है, और जब ये चीजें लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। राइट ओके जब आप संविधान को पढ़ते हो, जब आप किसी कानून को, लॉ को पढ़ते हो, तो वहां पे एक्ट, अनुच्छेद, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती थी, तो आपको रखना पड़ेगा। राइट तो इसके अंतर्गत ये चीजें आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक भारतीय पोस्टल ऑर्डर का शुभारंभ, एक ये भी काम किया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरह से डाक विभाग के लिए नई सेवा आरंभ की गई थी और एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंडियन पोस्टल ऑर्डर को सुविधा प्रदान की गई थी। एक डाकघर बनाना था, है ना, ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क जमा करना था, ऑनलाइन एक तरह से यहाँ पे पूरे काम करने थे। फिर ये सुविधा केवल विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को दी जा रही थी। अब इसको जनरली कोशिश की जा रही थी कि अब भारत में रहने वालों को भी दी जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आ रहे हैं, आप इसे देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं पहले से बता दूं, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरटीआई 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से पहल किए, कौन कौन से कामों की शुरुआत की, कौन कौन से कार्य किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विदेशों में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं ना, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक भारतीय पोस्टल ऑर्डर की सुविधा का विस्तार करना एक उसी के अंतर्गत है। ये कुछ काम है भारत सरकार ने किए थे आईटीआई 2012 के लिए चलाने के लिए, इफेक्टिव ताकि वो चले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकार के नियम बनाने के अधिकार चर्चा जो शुरू में बता करके आए थे, सबसे शुरू में बताए थे। तो ये क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2012 के प्रभावशाली बनाने के लिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किया गया। लीजिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया, प्रभावी के लिए, प्रभावी क्रियान्वयन न पूछ करके प्रभावशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या काम किए गए, क्या क्या पहल किए गए। ठीक है, चलो ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें देखो 2019 हम नहीं देखेंगे, राइट ओके हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे। और ऐसे तो बहुत सारे आए थे, 2000 कितने का था, 5 था, 5 के पहले क्या था, 2 था, फिर 5 आया, फिर 12 आया, फिर 19 आया। तो सभी देखेंगे तो केंद्रीय सूचना आयोग अब यहां से ले लेते हैं, तो आप परेशान हो जाओगे। चलो आप केंद्रीय सूचना आयोग को देख लो क्या है ये। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है एक तरह से सूचना का जो आरटीआई 2005 था उसकी 12वीं उपधारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। राइट ओके और एक तरह से धारा 13 और 14 के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की सेवा नियमों शर्तों का प्रावधान भी इसमें रखा गया था। अपील प्राप्त करने, जुर्माना लगाने का अधिकार केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों को अधिनियम की धारा 18-20 के तहत चर्चा की गई है। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कैसे हुआ, पहले ये ले लो। पहले बताएं जो आपका आरटीआई 2005 था, 12 के प्रावधान है, केंद्र सरकार का गठन किया गया है और इसको कुछ शक्ति और कार्य भी दिए गए हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में ज्ञात निकाय का गठन करेगी केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है ना, उपधारा 2 के तहत। और केंद्रीय सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त तो 10 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त नहीं होंगे। तो जब ये एक निकाय का गठन करेगी तो उसमें क्या होगा, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त रहेंगे और 10 और केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, है ना। तो धारा 2 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का अर्थ धारा 12 की उपधारा के तहत मुख्य नियुक्त सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त से। अब देखो अब ये तो आप ही समझ सकते हो, इसको क्या समझाओ, धाराएं हैं। तो अब यहाँ पे देख लो केंद्रीय सूचना जो आयोग है उसका गठन किस तरह से हुआ ये देख लो। साथ में कभी कभी नियुक्ति भी पूछ देता है, तो मुख्य सूचना आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है देखिए। तो इनकी नियुक्ति जो होती है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो नियुक्त की समिति में 3 व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा जो भी एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है वो होता है नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। तो नियुक्त के वक्त उपस्थित 3 लोग होते हैं, किसके, मुख्य सूचना आयुक्त की जब नियुक्ति होती है तब। अब मुख्य सूचना आयुक्त का संचालन, केंद्र प्रबंधन देख लीजिए ये क्या क्या होता है, या तो इनके कार्य आप देख सकते हो 1 सेकंड, ठीक है, इसे छोड़ दो आप, ये हो गया ओके ओके। चलिए अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं, नहीं
सॉरी 2019 के सूचना अधिकार अधिनियम में नहीं। हाँ, इनका आप देख लो, वेतन और भत्ते देख लो। CIC और IC को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, यानी केंद्रीय सूचना आयोग और मुख्य आयुक्त को वेतन भत्ते और सेवा के नियम और शर्तें क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। कि धाराएं आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए अगर इसे आप पढ़ लो तो बेहतर। उसे मैं क्या पढ़ाऊं, अब जो चीजें दी जाती है वो चीजें मुझे A to Z सामने कहना पड़ेगा, है ना। फिर आप बोलोगे मैंने बुक पढ़ ली, उसे मैं अपनी चीजों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ ना। तो ये आप देख लो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CIC और IC को जो भी वेतन और भत्ते सेवा दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है, या सूचना आयुक्त यानी मुख्य सूचना आयुक्त CIC, और सूचना आयुक्त जो होता है IC, एक तरह से जो होते हैं राष्ट्रपति को अपने संबोधित और अपने हस्ताक्षर के तहत किसी भी समय अपने त्याग पत्र से पद से त्याग पत्र दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति इनको पदकाल से हटाता है। हटाने का मतलब ये होता है कि जनरली हटने के लिए राष्ट्रपति को क्या करते हैं, एक त्याग पत्र अपना देते हैं, रिजाइन लेटर दे देते हैं। तो ये हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं जो 20 से। अब देखो इसे यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बहुत लंबा सा पूछ देगा, क्वेश्चन बहुत लंबा एक साथ में पूछ देगा, है ना। तो इसलिए केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग के साथ में मुख्य गठन का केंद्रीय सूचना आयोग के गठन को बताते हुए मुख्य आयुक्त और संयुक्त आयुक्त के बारे में काम, सेवा और शर्तें बताइए। नीचे एक लंबा सा क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे जो थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, तो ये क्वेश्चन बीच बीच से लिया जाएगा। अब देखो मुख्य सूचना आयुक्त का निलंबन कैसे होता है, मतलब पद से कैसे हटाया जाता है। तो अगर भारतपति उसको नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है, ठीक है ना, कि वह मुख्य सूचना आयुक्त को एक तरह से वहां से न्यायालय में दिया गया जो भी धारा 14 के तहत उसको शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। और राष्ट्रपति जो है धारा 1 के तहत दुर्व्यवहार या क्षमता के संबंध में जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से रोकने के लिए और यदि आवश्यक समझ जाता तो कार्यालय से निलंबित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त जो है अगर वो कुछ ऐसा बुरा व्यवहार करते किसी के साथ भी, तो यदि माना जाता किसी काम को करने में असक्षम है ना, गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनको कार्यालय में आने से रोक सकते हैं राष्ट्रपति, या फिर सीधे उनको वहां से हटा सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। और जब तक राष्ट्रपति इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट प्राप्त होने का अपर आदेश पारित नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो आयुक्त के निलंबन के दौरान वह जांच के बाद पारित होने वाले अंतिम आदेश के बाद ही निलंबन की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते निर्वाह संबंधी अधिकारी होंगे राष्ट्रपति। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये टुकड़े में क्वेश्चन लेकर के एक क्वेश्चन तैयार कर देगा, है ना, कि मुख्य कर्मचारी चयन आयोग क्यों आ गई, केंद्रीय सूचना आयोग के गठन को बताते हुए मुख्य सूचना आयुक्त के नियम, शर्तें, कार्य और निलंबन को बताइए। लीजिए एक क्वेश्चन एक साथ में पूछ दिया, इतने सारे। ये लीजिए, पूछ दिया ना। चलो अब आगे कर लेते हैं। आयोग का अपीली क्षेत्राधिकार क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त शक्तियां और कार्य, हाँ ये यहाँ से है मुख्य सूचना आयुक्त को। अब देख लो अब उसको शक्तियां और कार्य कौन कौन सी मिली है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सूचना का अधिकार RTI 2005 के अध्याय 5 में धारा 18-20 में मुख्य सूचना आयुक्त की शक्ति और कार्य को अपील प्राप्त करने, यानी कि एक तरह से न्यायालय में अपील प्राप्त करने और दंड लगाने, कोई अपील करता है उसको, मतलब कि वो तो खुद ही न्यायालय न्यायाधीश है, तो एक तरह से अपील प्राप्त करने जब कोई सूचना आयोग के लिए उसके पास जाता है न्यायालय के पास, और दंड लगाने यानी कि तरह से जुर्म देने के अधिकार का वर्णन होता है। और जो अध्याय 6 है उसमें धारा 25 में CIC द्वारा सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण की निगरानी करना और साथ ही साथ में संसद के समक्ष जो भी अधिनियम होते हैं उनके बारे में रिपोर्ट का प्रावधान करना होता है। तो शक्ति और कार्य यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहला शिकायत प्राप्त करने और जांच करने की शक्ति होती है किसके पास, मुख्य सूचना आयुक्त के पास, ठीक है राइट। यानी CIC को निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने का अधिकार देता है।
राइट, ये है पहला। तो जब कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी या उप लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं होने के कारण कोई भी अपील करता अपना सूचना का अधिकार आवेदन जमा करने में असमर्थ होता है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया ना, लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की आवेदन को जमा करते हैं। अब मान लीजिए उस लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई, उसको पोस्टिंग ही नहीं मिली, अब हम कोई आवेदन करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? क्योंकि मेरा आवेदन, मेरा एप्लीकेशन तो वहां पे जमा नहीं होगा, तो यह सूचना का अधिकार आवेदन लेने से इनकार करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए वो सूचना का अधिकार आवेदन ITI जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो लेने से मना कर देते हैं, तब ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो जांच का आदेश दे सकता है CIC, ये है। तो शिकायत प्राप्त करने और जांच कराने की शक्ति। फिर जब लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने से इनकार कर दिया जाए, है ना, हमें आपको जब प्रदान की गई समय सीमा से जानकारी 1 महीने का समय होता है ना, और 1 महीने से ज्यादा हो जाए तब जांच का आदेश। नियमों में जब एक तरह से शुल्क से अधिक शुल्क, जो नियम बनाए कितना पैसा लिया जाएगा, अगर उससे पैसा ज्यादा आपसे लिया जा रहा है तो, और जब अपील करता को, यानी हम आप जो अपील करते हैं तो अधूरी, भ्रामक, झूठी जानकारी दी गई हो, है ना, तब यहाँ पर एक तरह से अपने शक्ति का प्रयोग CIC कर सकता है, और अन्य मामलों में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है दीवान न्यायालय, सिविल कोर्ट की भी शक्तियां यहाँ पे उनको मिलती हैं। अब ये देख लेना, किसी भी मामले की जांच करते समय केंद्रीय सूचना आयोग के पास कुछ ऐसे नागरिक प्रक्रिया संहिता होती है, मुकदमे की सुनवाई करते समय दीवानी अदालत में कुछ अधिकार होते हैं, जैसे ये अधिकार दिए, व्यक्तियों की उपस्थिति को बुलाने के लिए बाध्य करना, उन्हें शपथ पर मौखिक लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज चीजों के साथ प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना है। दस्तावेज के साथ में या साक्ष्य के साथ में आएगी तब बात करिए, कोर्ट में ही होता है। दस्तावेजों के लिए एक तरह से वहां दिखाना और निरीक्षण की आवश्यकता होती है, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, तो ये कुछ चीजें दूसरा हो गया, थोड़ा जल्दी लेते हैं, है ना। फिर रिकॉर्ड सब लेख तक पहुंच भी हो तो इसको देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको भी बता देती हूँ, CIC यानी मुख्य सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शक्तियां हैं। फिर आयोग का अपीली क्षेत्राधिकार, एक अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्य आयुक्त की आयोग का अपीली क्षेत्राधिकार क्या है, बताइए। तो सूचना का अधिकार शासन अपील के 2 स्तरीय तंत्र का निर्माण करता है। धारा 19 आयोग को अपील पर विचार करने की शक्ति देती है, धारा 19, ठीक है ना। और केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो 2005 में अधिसूचित किए गए थे, जो पहले से बता दिए गए थे, और इन नियमों में अपील का निर्णय लेने की प्रक्रिया की सामग्री भी शामिल होती है, किस तरह से अपील लिया जाएगा। फिर क्या हो गया धारा 19 में, और धारा 19(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, दिए समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है, यदि 1 महीना गुजर जाता है उसे नहीं मिल पाता है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, परेशान है, तो ऐसी अवधि के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर वह इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से ऐसे अधिकारी को, जो लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी के पद पर बैठा हुआ है, जो बड़ा अधिकारी वहां का है, उसमें प्रथम अपील की प्रधानता दे सकता है, उसके पास जा सकता है, और ऐसा अधिकारी 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील कर सकता है, और संतुष्ट है, यदि वह संतुष्ट है कि अपील करता हूं किसी पर्याप्त कारण के कारण अपील दायर करने से रोका गया था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, यह अपीली क्षेत्राधिकार आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर प्रथम अपील का निपटान भी यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना, ओके राइट। तो ये देख लीजिएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप आज कर लेना, ठीक है। मैंने सोचा था ना कि आज 12 तक में, 12:30 तक में ना मैं सभी सब्जेक्ट करवा दूंगी, पर ऐसा हो नहीं पाया, 1 बजने को आए हैं और हम तो यहीं पे, फिर द्वितीय अपील अधिकार आ जाता है, राइट। चलिए अभी तो और भी क्वेश्चन आएंगे, अभी तो कुछ इजी क्वेश्चन, अभी थोड़ी धारा वारा वाले भी आ गए ना, क्या करिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा यहाँ पर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग के कुछ ऐतिहासिक निर्णय कौन कौन से लिए गए, पर लगता है कितना ज्यादा पढ़ के क्या करिएगा, छोड़ दीजिए इसे, ठीक है ना। हम आपके लिए इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं। चलो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण है, सिद्ध कीजिए। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण से, मैंने कहा सूचना के अधिकार अधिनियम को लोक प्राधिकरण के द्वारा एक तरह से पहुंचाया जाता है, पूरा काम किया जाता है, तो क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ये यहाँ पे आपको क्लियर करना है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना।
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, इनसे संबंधित कुछ मुख्य न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी भी प्रस्तुत करनी पड़ती है। देखो 2007 में उच्चतम न्यायालय में एक सूचना का अधिकार जो है आवेदन दायर किया गया था, आरटीआई एक्ट, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त प्रश्न किया गया था कि क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने संबंधित मुख्य न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, ये होता है अधिकार। और इस आधार पर जानकारी देने से इनकार किया गया कि उच्चतम न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सीसीआई जिन्हें कहा जाता है, सूचना का अधिकार अधिनियम की सीमा से बाहर है, तो आप उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। ये है, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण है? क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है ना। तो सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम भारत के उच्चतम न्यायालय में आयोजित केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सीआईसी जो था, उसकी संपूर्ण न्यायपीठ जो थी, इनके अंतर्गत अधिनियम आया था। और उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की, एकल न्यायाधीश ने सीआईसी के निर्णय को एक तरह से बरकरार रखा था, है ना। ये देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, देखो मुझसे जितना हो पाया ना, मैं यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे दिया है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय 1 सेकंड, हाँ, इसी के अंदर क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश सूचना के अधिकार है अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण, तो एक ये हो गया कि उनके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं ना, लेकिन साथ में यहाँ पे मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है कि भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र जांच परीक्षा परिषद के मामले में भी अपीलकर्ता ने 2014-15 में भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद में अपने पुत्र कौशिक कुमार गिरी द्वारा प्रयास किए गए 6 विषयों में स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की मांग करते हुए सूचना का अधिकार आवेदन दायर किया था कि उन्हें A to Z उनकी कॉपी चाहिए देखने के लिए। तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दावा किया कि भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है। लीजिए, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी कौन कौन सी एजेंसियां, कौन कौन सी चीजें जो लोक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आते, सीधा सा क्वेश्चन है। एक हमने देख लिया, भारत के न्यायाधीश जो है वो लोक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आते हैं। दूसरा एक जो आपका भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र है ना, यानी कि एक तरह से पूरा मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को मांगना, है ना, तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, अब तीसरा क्या है यहाँ पर, फिर अवैध कानूनी प्रवासियों के बारे में जानकारी। एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को एक सूचना का अधिकार आवेदन स्पष्ट और सुस्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि अवैध कानूनी प्रवासी संबंधित रिकॉर्ड डेटा की प्रतियां मांगी थी। तो आयोग का सूचना का अधिकार आवेदक उत्पल कुमार राय द्वारा दायर द्वितीय अपील याचिका पर विचार कर रहा था और उसने सूचना का अधिकार आवेदन में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों के संबंध में फाइल, नोटिंग और रिकॉर्ड की प्रतियां मांगी थी। और उन्होंने संपर्क किया था आयोग से और कहा कि गृह मंत्रालय ने विशिष्ट जानकारी देने की अपेक्षा उसे सूचना अधिकार आवेदन को कई लोक प्राधिकरणों को स्थानांतरित कर दिया था ना। तो मुख्य सूचना आयुक्त ने भी यही कहा था कि राष्ट्रीय हित में पहचाने गए कानूनी अवैध प्रवासियों के संबंध में डेटा बनाने का परामर्श रखे। होता है कुछ होता, पत्नी सूचना का अधिकार के तहत पति की आय के बारे में ये है, बिल्कुल नहीं, इसमें अधिकार है। तो कुछ चीजें हैं, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये। चलिए, राज्य सूचना आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राज्य सूचना देखो, अभी हमने केंद्रीय सूचना आयोग देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन और साथ में उसकी शक्तियां और कार्य, यानी मुख्य आयुक्त जो देखा था, ठीक है ना, वो सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग ही है। अब राज्य सूचना आयोग देख लीजिए, राज्य सूचना आयोग का भी सेम वैसे क्वेश्चन क्रिएट होगा, ठीक है ना, कि राज्य सूचना आयोग है। अब यहाँ पर देख लेते हैं राज्य सूचना आयोग का गठन। ये गठन है कि राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक बहुसदस्यीय निकाय होता है। धारा 15 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के तहत शक्तियां प्रयोग करेंगी और उनके सौंपे गए कार्य को करने के लिए यहाँ पर सूचना आयोग के रूप में ज्ञात निकाय का गठन करेंगी। राज्य का नाम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर के बनता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, अभी हमने देखा था मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र वाला, अब यहाँ पे राज्य का हो जाएगा। और राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या ये भी वही है, 10 से अधिक नहीं होगी, ठीक।
ठीक है। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन होगा कि राज्य सूचना आयोग का गठन देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हालांकि सदस्यों की नियुक्ति नहीं पूछता है, फिर भी सेम वही है, उसमें प्रधानमंत्री, इसमें मुख्यमंत्री, उसमें लोकसभा के विपक्ष, इसमें विधानसभा के विपक्ष नेता, और उसमें मुख्यमंत्री द्वारा एक कैबिनेट मंत्री, और इसमें उसमें प्रधानमंत्री था, और इसमें मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री, सेम ही है, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 1 में कहा गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का अर्थ राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और धारा 15 की उपधारा के तहत नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त से है। सेम वही है, सेम कंडीशन वही है जो हमने देखा था, किसका, केंद्र का देखा था। अब यहाँ पे देख लो राज्य सूचना आयोग का निर्देशन और प्रबंधन क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किसी भी राज्य सूचना आयोग का संचालन, निर्देशन, प्रबंधन राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त में होता है, और इसे राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सहायता की जाती है। सभी शक्तियों का प्रयोग वह करता है, सभी कार्य जो होता है राज्य सूचना आयुक्त करता है, सेम वैसे ही जैसे ही केंद्र सूचना आयुक्त का भी देख करके आए थे। योग्यताएं मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपसे इसके शक्ति और कार्य, पद की अवधि, सेवा की शर्तें, सेवा की शर्तें भी हो सकती है, पर इसे मैं छोड़ रही हूँ। मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लूंगी वो लूंगी यहाँ पर आपसे कार्य, इसके कार्य क्या है। हाँ, ये देख सकते हो SCCIC और SIC के देय वेतन भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें क्या है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये धारा आपको याद करने की पड़ेगी। धारा 16 की धारा के हिसाब से देखिए, ये कहा गया कि राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन, जो वेतन मिलते और भत्ते दिए जाते हैं, वो सेवा के अन्य नियम और शर्तें जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। एक तरह से भत्ते, वेतन, सेवा केंद्र सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। और उपधारा में प्रावधान भी है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें उसकी नियुक्ति के बाद उसकी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए नहीं बदली जाएगी। तो जो एक बार फिक्स कर दी गई वही होगी यहाँ पर, जो केंद्र ने कर दिया। फिर उपधारा आगे भी कहती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 संशोधन है ना, लागू होने से पूर्व नियुक्त मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का मुख्य सूचना अधिकार अधिनियम के यानी RTI के प्रावधान और उसके तहत बना गया नियमों द्वारा ही शासित होंगे। तो जो एक नियम एक बार जो बन गया उसी के हिसाब से कार्य पूरे किए जाएंगे। राज्य सरकार के राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त कैसे अधिकार और कर्मचारी प्रदान करेगी जो अधिनियम के तहत अपने कार्यों को सफलपूर्वक प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बड़ा सा आपका बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राज्य सूचना आयोग के गठन, निर्देशन, प्रबंधन, ठीक है ना, गठन, निर्देशन, प्रबंधन को समझाते हुए यहाँ पर अवधि, सेवा शर्तें पूछ लेगा, या फिर वेतन, भत्ते और उसकी नियम शर्तें पूछ लेगा। एक साथ इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और जो उसके शर्तें वहां पे नियम दिए गए हैं ना, एक तरह से काम, निष्कासन नहीं देते, सॉरी, निष्कासन, निलंबन वही मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। सेम वही होगा जो हमने केंद्र में देखा था, जांच पाने वगैरह में, गलत करने पे, ठीक है ना, राइट। चलिए ये देखिए, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों के नियम और शर्तों की चर्चा की जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 के नियमों द्वारा क्या परिवर्तन लाए गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। और ये है नियम और शर्तें, कार्य अवधि के दौरान सेवा की शर्तें क्या है, और ऊपर भी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, वेतन, भत्ते, नियम और शर्तें। वेतन, भत्ते देख लिया, नियम और शर्तें यहाँ से देख लो आप, ठीक है ना। ये है 2019 के द्वारा इसको बदला जा सकता है। ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16 में संशोधन कर दिया था और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की सेवा के नियमों शर्तों को बदल दिया था। यह परिवर्तन था सूचना 2019 के हिसाब से, और ये है प्रावधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2005 में ये थे पहले शर्तें और 2019 में ये परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। फिर ये थे और ये कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, प्लीज। सूचना का अधिकार 2019, देखो सूचना का अधिकार RTI जो है वो किसी भी ऑफिस में अवधि, वेतन, भत्ते, मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त की सेवा के लिए अन्य नियम और शर्तें हैं। ये संशोधन है।
देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि सूचना का अधिकार 2019 में परिवर्तन संशोधन किया गया था, तो परिवर्तन नाम बताइए, कौन से परिवर्तन किए गए थे, कौन से संशोधन किए गए थे। तो ये संशोधन किया गया था, है ना, कार्यालय यानी उस कार्य अवधि के दौरान, काम के दौरान जो भी वेतन भत्ते होते हैं किसके, मुख्य सूचना आयुक्त के, केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा के अन्य नियम और शर्तें नियम 2019 को सूचित करने का अधिकार होता है, सूचना करने का अधिकार। संशोधन अधिनियम 2019 के हिसाब से तैयार किया गया था। और क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि नियम प्रशासनिक प्रकृति के हैं, प्रशासन के हिसाब से बनाए गए और केवल संबंधित संगठन के अतिरिक्त प्रशासन से संबंधित है। ये नियम अन्य बातों के साथ साथ सूचना का अधिकार अधिनियम अध्याय 11 में दिए गए, अब आगे दिए गए हैं, है ना, किस तरह से प्रभावित नहीं करते। सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य अपरिवर्तनीय रहते हैं, उन्हें बदले नहीं जाते हैं, और प्रशासनिक प्रावधान अपरिवर्तनीय होते हैं, उन्हें भी नहीं बदले जाते हैं, ना ही संस्थानों की स्वतंत्रता स्वायत्तता किस तरह से प्रभावित होती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2019। और साथ ही साथ में इसमें से क्वेश्चन पूछेगा परिवर्तन क्या किए गए थे, और ये परिवर्तन जनरली राज्य के लिए किए गए थे, राज्य सूचना आयोग के लिए किए गए थे, राइट, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अब ले लो राज्य सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य, जैसे हमने केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य देखे थे, वही है शिकायत प्राप्त करने, जांच करने की शक्ति, यहाँ पे भी वही है, ठीक है ना, राइट, सेम वही, सिर्फ राज्य के अंतर्गत आ जाएगा, सिर्फ राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। देखो दीवान न्यायालय की शक्तियां तो एक में समझा दिया, दूसरे में समझाने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ वही है, ठीक है। और आयोग का अपीली क्षेत्राधिकार अच्छे से पढ़ लेना, ये इसमें तो आ ही रहा है, एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। आयोग का अपीली क्षेत्राधिकार सूचना अधिकार अधिनियम वो सॉरी राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत, ठीक है ना, क्या है। चलो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड ब्लॉक, ये फिनिश्ड हो गया है। थर्ड ब्लॉक में क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, मुद्दे और चुनौतियां। अब यहाँ से शायद आपकी धाराएं और राय खत्म हो जाए मुझे ऐसा लगता है कि धारा और खत्म हो जाएगी। चलिए प्रस्तावना, ओके, जो मैंने पहले कहा था एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछ सकता है। यहाँ पे कुछ अवधारणाएं हैं, किसकी, सूचना का अधिकार अधिनियम की अवधारणा से क्या समझते हैं। अवधारणा में पहले शासन आता है, शासन क्या है, काम है जो करता है, जो सरकारी विभाग होते हैं, संगठन होते हैं, उनके कामकाज में निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी, और एक तरह से न्याय के साथ में पक्षपात नहीं करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना। फिर एक प्रक्रिया में योगदान देता है, काम में योगदान देता है, समाज संगठन हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, नीति निर्माण का काम करता है, निर्धारित करता है ना, किसे इस प्रक्रिया में शामिल करना है, किसको उत्तरदायित्व बनाना। तो शासन वह विकास है जिसके द्वारा शासकों को अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा नियम बनते हैं, नियमों को लागू संशोधित किया जाता है ना, ये है आपके लिए शासन यहाँ पर हो गया। तो शासन शब्द अच्छा के अर्थ से सुशासन कहा जाता है, गुड गवर्नेंस, हालांकि दोनों में फर्क है, लेकिन वही अच्छा से होता है। कुल मूल धारणा है दक्षता। अब क्या क्या है इसके गुण, कौन कौन से हैं शासन के, दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता, भागीदारी, कानून का शासन, न्याय और भ्रष्टाचार नियंत्रण, ये सभी एक अच्छे शासन को बताते हुए इसके गुण बताइए। हालांकि पूछेगा नहीं क्वेश्चन, इसके ऑलरेडी इतने सारे हैं, तो इस शासन के गुण हो जाते हैं ना। और सुशासन का अर्थ लोगों की सेवा है। देखो शासन का मतलब अच्छा शासन करना है ना, एक तरह से, और नीतियां करना, सभी चीजें, और सुशासन का मतलब होता है लोगों की सेवा करना होता है। तो ये शासन हो गया यहाँ पर, राइट, ओके। चलो सुशासन में कौन कौन से, शासन में मैंने बता दिया क्या क्या होते हैं, सुशासन में कौन कौन से शब्द होते हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे शासन और सुशासन को समझाइए। तो सुशासन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व होता है, यानी एक तरह से उत्तरदायित्व पर्सनल नहीं होता है, सार्वजनिक होता है, ठीक है ना, सामूहिक होता है। पारदर्शिता में वृद्धि की जाती है, कानून के शासन और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के लिए एक तरह से सम्मान दृढ़ता होता है। सुशासन में लोकतंत्रीकरण किया जाता है, विकेंद्रीकरण होता है, और साथ साथ में स्थानीय सरकार में सुधार किए जाते हैं, और साथ ही साथ में नागरिक समाज में भागीदारी में वृद्धि बढ़ती है, मानव अधिकार, पर्यावरण के लिए सम्मान होता है। ये सुशासन के शब्द में यही चीजें आती हैं, सुशासन के अंतर्गत, सुशासन के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो सुशासन में जो होता है प्रक्रिया होती है, संस्थान में शामिल
होता है, नागरिक और समूह होते हैं, उनके हितों को स्पष्ट करता है, जिसके माध्यम से सुशासन कानूनी अधिकारों का प्रयोग करता है, दायित्वों को पूरा करता है, मतभेदों को दूर करने का काम करता है। उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, कानून शासन और शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी शासन के मौलिक सिद्धांत के रूप में आती है। तो सुशासन, शासन से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उत्तरदायित्व हो गया। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक काम जो होता है ना, तो व्यक्ति और संगठनों को जो निष्पक्ष रूप से प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराना, यथासंभव निष्पक्ष रूप से बिना किसी पक्ष के मापे गए प्रदर्शन के लिए सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, उनका एक दायित्व होता है, उनका एक काम होता है कि लोक रूप में, यानी हम सभी आपके लिए बताए गए अपने निहित जवाबदेहों को, जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको किस तरह से पूरा करते हैं, है ना। और उनके दैनिक जीवन में एक तरह से हमारे आपकी जो भी कार्य नीतियां बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ऐसी कार्य नीतियों का क्रियान्वयन करें कि हमारे आपके जीवन को प्रभावित ना करें। ये सत्ता धारक के लिए होता है, जो सत्ता पे बैठे हुए लोग होते हैं। न्याय संगत, निष्पक्ष, जवाबदेह, प्रभावी, नैतिक, ये सभी चीजें इसमें होना जरूरी है, ठीक है ना। तो उत्तरदायित्व हो गया। आप भी और चाहो तो इसको और डिटेल में देख सकते हो। फिर पारदर्शिता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने शुरू में भी कहा था ना, सूचना के अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदाही, उत्तरदायित्व से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। पारदर्शिता क्या होता है? लोगों को जब भी सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना हो, सक्षम हो, कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कहीं से भी, वो आपको मिलनी चाहिए और यह जानने में सक्षम होना चाहिए उन्हें कि सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं, नीतियों को कैसे लागू कर रहे हैं। नागरिक सरकारों से एक तरह से पारदर्शिता की मांग करती है। निर्णय निर्माण में कौन है, जो भी निर्णय नीति बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, जानकारी की क्या आवश्यकता होती है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठ करके आ जाते हैं। तो निर्णयों के साथ एकीकरण करना, तर्क करना, वितर्क करना, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। नागरिकों को सूचना प्राप्त करना, शिकायत निवारण में कोई समस्या हो जाती है तो उसके भी उम्मीद लगाया जाता है कि एक प्रभावी कुशल शिकायत निवारण चयन होगा। तो हमारी आपकी जो भी शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को दूर करने की भी यहाँ पे उम्मीद लगाई जाती है। तो ये कहलाता है पारदर्शिता। पारदर्शिता जो होता है कि तरह से धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन के कुप्रबंधन को, जोखिम को कम करने के लिए होता है। जब पारदर्शिता एक सरकार आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट सरकार आ जाएगी, तो एक तरह से वो जो भी भ्रष्टाचार, जो भी चीजें फैली हुई होती है ना, इन चीजों को रोकने में काम करता है पारदर्शिता। कानून के नियम भी आ गए हैं। तो ये एक तरह से आरटीआई की अवधारणा है और एक तरह से ये सरकार के अंग के रूप में भी देखे जाते हैं। कुशल प्रभावी सरकार को किस तरह से होना चाहिए, तो इस तरह से होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उत्तरदायित्व की अवधारणा अलग से दे दिया। पारदर्शिता और कानून के नियम के अर्थ हो गया। क्या लाइन की पूछेगा नहीं, पूछेगा जो मैंने क्वेश्चन बताया है आपको। देखिए हो गया पारदर्शी और कुशल शासन की ओर से सूचना। अब एक एक अलग अलग ले रहा है, तो आप इन्हें देख लीजिए। इनमें से पारदर्शी, कुशल को भी आप देख सकते हो। पारदर्शिता, प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ये देखिए बाधा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व किस तरह से बाधाएं उत्पन्न करते हैं, या एक शासन में पारदर्शिता, एक प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जो है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बाधाएं उत्पन्न करते हैं, किस तरह से, कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो निम्न स्तरीय अभिलेखन प्रबंधन इनमें पाया जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि आप इसे थोड़ा सा पढ़ लेना। अभिलेख सुरक्षित रखना एक ही होता, कुछ बाधाएं होती हैं जिनको, अभी बाधाओं को दूर भी कैसे किया जाएगा, ये भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हो गया। सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण में सुधार की आवश्यकता होती है, ये भी हो गया। तो क्वेश्चंस तो ऐसे 20 से निकाले जाएंगे। लोक सूचना अधिकारियों की गुणवत्ता इसी के अंतर्गत आता है। लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार प्रणाली का आधार है। सूचना की मांग करने वाले जो भी मांग करते हैं और सरकार के बीच एक फलक के रूप में काम करता है, अंतर के रूप में काम करता है। सूचना का अधिकार आरटीआई एक तरह से कार्य को प्रभावी बनाता है और साथ ही साथ में लोक सूचना अधिकारियों के कामकाज में दक्षता, निपुणता, कौशल को लेकर के आता है। पीआईओ सूचना का भंडार है और आवेदक को समयबद्ध तरीके से सूचनाएं उपलब्ध कराना इसकी जिम्मेदारी होती है और नागरिकों को आवश्यक सहायता भी दी जाती है। जहां भी कहीं भी सूचना मांगी जाती है उन्हें जानकारी प्रदान की जाए, ठीक है ना, राइट। पीआईओ या कर लेना, ये इसी में आएगा। ये जो आपका ना लोक सूचना अधिकारी यही है ना। तो पीआईओ की गुणवत्ता, पीआईओ से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी में भी लोक सूचना अधिकारी से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या फिर आरटीआई में लोक सूचना अधिकारी की क्या भूमिका है, क्या कार्य है, एक ही भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। तीन चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अभी मेरे पास इतना नहीं है कि मैं इन चीजों को A to Z बिल्कुल पढ़ के बताऊं, मेन चीजें मैंने आपको बता दी है, राइट।
देखो CPIO, ये एक PIO हो गया, अब यहाँ पर आ गया है एक CPIO हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए PIOS के पास सूचना का अधिकार, आवेदनों से निपटने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं, उनको प्रशिक्षण ट्रेंड नहीं किया जाता है, और आवेदन जो भी मिलते हैं उसके उत्तर में प्रतिपादन की प्रक्रिया में देरी होती है, उत्तर देने में देरी होती है, और साथ ही प्रदान की गई जो भी जानकारी होती है उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, तो असंतोष का कारण बन जाता है जो इनसे सूचना मांगते हैं। तो CPIO संवैधानिक पद नहीं है, विभाग में एक अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के अतिरिक्त कर्तव्य सोचे गए हैं, ठीक है ना, बिना किसी प्रोत्साहन के। बहुत गंभीर और सेंसिटिव मैटर इनको दिए गए हैं। देरी के अतिरिक्त सूचना की आपूर्ति न करने पर इनको दंड भी दिया जा सकता है। साथ में CPI के एक रूप में नियुक्त किया जाता है। सूचना करने की RTI की जानकारी में नहीं होती तो लोक सूचना अधिकारी को गैर मित्रवत व्यवहार प्रदान की जा रही जानकारी, यहाँ पे भी गुणवत्ता खराब हो जाती है और PIO के संबंध में चिंताएं हो जाती हैं। लोक सूचना अधिकारी के प्रशिक्षण की कमी और सक्षम बुनियादी ढांचे, कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फोटोकॉपी कमी के कारण स्थिति और बढ़ जाती है। तो एक तरह से गुणवत्ता को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हो। और CPI PCI के लिए यहाँ पे काम वगैरह आ जाते हैं, बाधाएं कौन कौन सी आती हैं तो भी आप ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना, राइट। पारदर्शी और प्रभावशाली सरकार प्रदान करने में सूचना के अधिकार की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखी, यही जो भी ऊपर पढ़ के है, पारदर्शी और प्रभावशाली सरकार प्रदान करने में सूचना के अधिकार की। अब देखो पारदर्शी और प्रभावशाली 5 चीजें आपको ऊपर बता करके आए थे। पारदर्शी, प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व लाने में सूचना के अधिकार में क्या बाधा है, ये देखिए जो अभी जस्ट पढ़े हुए इसका आंसर है। प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व लाने में क्या क्या बाधाएं आती हैं। चलिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन बहुत है पर क्या किया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक प्राधिकरण की भूमिका, अभी तो पहले भी पढ़ चुके हैं ना, अब इसमें इसको दोबारा देखना पड़ेगा। चलो, लोक प्राधिकरण की क्या अपेक्षाएं हैं। RTI सूचना अधिकार में लोक प्राधिकरण की अपेक्षाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम एक लोक प्राधिकरण के संविधान द्वारा उसके तहत एक तरह से स्वसत्ता स्थापित एक प्राधिकरण निकाय है, राइट, और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया होता है। किसी भी अन्य कानून द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो भी सूचना या आदेश दिए जाते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय है ये, राइट, ओके, ये आपका लोक प्राधिकरण। अब यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या आती है, इसकी प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो लोक प्राधिकरण की अपेक्षाएं, लोक प्राधिकरण से आप क्या समझते हैं। सूचना को बनाए रखना, आपूर्ति करने का कर्तव्य, आपको पहले भी बता चुके थे क्या काम होता है। जो भी नागरिक सूचना मांगते हैं उसको एक तरह से पूरा करना, देना। तो सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों के लोक प्राधिकरण के पास मौजूद जो सूचनाएं होती है उन तक पहुंचाने का अधिकार देता है, जनता को सूचना प्रदान करता है, ये इसका काम होता है। इसको पहले भी बता चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले फिर अभिलेखन प्रबंधन, वही है जो शुरू में भी बता चुके हैं। जानकारी प्राप्त करने का एक अधिकार होता है नागरिकों को, है ना, लोक प्राधिकरण से। हम लोग किससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, एप्लीकेशन बनेगा तो लोक प्राधिकरण के पास ही जाएगा। तो लोक प्राधिकरण के पास है तो उसे नियंत्रण में है और ये सुनिश्चित करने के नागरिक को एक विशिष्ट टाइम सीमा के अंदर जानकारी प्राप्त देनी चाहिए, है ना। तो उसे उम्मीद की जाती है कि अपने सभी अभिलेखों को सूचीबद्ध और एक तरह से अनुक्रमित कर ले और एक तरह से अधिनियम के हिसाब से सुविधाजनक उसको बना ले सूचना के अधिकार को, और साथ ही साथ में जो रिकॉर्ड होते हैं उसको कंप्यूटरीकृत कर ले, पूरे देश के विभिन्न प्रणालियों पर एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ जाए ताकि ऐसे रिकॉर्ड तक पहुंच की सुविधा हो जाए। जब आप उसे कंप्यूटर में डाल दोगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण यहाँ पे भी आ जाता है, यानी कि अनिवार्य बनाना। सूचना का RTI जो है वो विभिन्न श्रेणियों में सूचनाओं को सूचीबद्ध करता है, जनता के सामने लेकर के आता है ना। तो एक तरह से स्व प्रेरणा, सक्रिय आधार पर अधिकतम जानकारी को लोकतंत्र तक रखना, तो प्रकटीकरण ही लेकर के आना, लोगों के सामने रखना। तो सक्रिय आधार पर अधिकतम जानकारी को लोग के सामने रखना, आसानी से लोगों तक बिना प्रश्न के उसका मूल्यांकन किया जाए। इंटरनेट के माध्यम से भी हो सकता है, सभी चीजें हैं। फिर सूचना का प्रसार है, तो लोक प्राधिकरण की अपेक्षाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र, सार्वजनिक घोषणाएं, मीडिया प्रसारण, इंटरनेट, इनके माध्यम से सूचना का जो है प्रसार किया जाना चाहिए। और प्रसार ऐसे रूप तरीके से किया जाए कि जनता के लिए आसानी से मिल जाए। नीतियों और निर्णयों के बारे में तथ्यों का प्रकाशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, ओके। चलिए निर्णयों के लिए कारण प्रदान करना, बहुत सारी चीजें आप ले लो, 4-5 लेना। सूचना अधिकारियों का पदनाम और सूचना आयोगों के निर्णयों का कार्यान्वयन, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लोक प्राधिकरण के समक्ष चुनौतियां।
कभी कभी क्वेश्चन अलग भी पूछ लेगा, लोक प्राधिकरण की अपेक्षाएं बताइए। और फिर दूसरा क्वेश्चन, लोक प्राधिकरण के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं। दोनों को एक में पूछ सकता है। लोक प्राधिकरण की अपेक्षाओं को बताते हुए लोक प्राधिकरण की चुनौतियां बताइए। लीजिए, लोक प्राधिकरण की अपेक्षाएं, चुनौतियां लिखिए। तो चुनौतियां देख लीजिए। लोक प्राधिकरण सार्वजनिक होना अस्वीकृत करते हैं, है ना। एक तरह से सूचना का अधिकार जो है ये असाधारण समस्या होती है, इसका सामना कर रहे होते हैं। लोक प्राधिकरण जो होता है सार्वजनिक होना अस्वीकृत करते हैं, सब तक लेकर के आने को मना ही करते हैं और इस तरह सूचना देने से इनकार कर रहे होते हैं। राजनीतिक दल, उपयोक्ता सेवाएं, शैक्षिक संस्थान इसके अंतर्गत आ जाते हैं। निजी विश्वविद्यालय, स्वयं को पब्लिक स्कूल कहने वाले विद्यालय, ट्रस्ट, सहकारी समितियां, खेल निकाय, खेल पर एकाधिकार होता है जो जनरली अपनी सूचनाओं को सार्वजनिक करने से मना करते हैं और एक तरह से जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर देते हैं ना, राइट, ओके। क्योंकि संविधान द्वारा स्थापित कार्यालय होते हैं तो लोक प्राधिकरण इनकी सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो दूसरी ओर कानून के अगर उसमें देखा जाए तो यहाँ पे उसको भी देख सकते हैं जो कि कानून के रूप में आवाज देखो तो निष्कर्ष निकालने में वर्षों लग रहे हैं कि लोक प्राधिकरण है या नहीं है, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती है। इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पाती वो आपको बता दिए हैं। तो ये हो गया यहाँ पर लोक प्राधिकरण सार्वजनिक होना अस्वीकृत करते हैं, लोगों की सूचनाओं को ले जाना, इसके अंतर्गत ये चीजें हैं। कुछ सुधार आयोग ने भी उसके लिए कमेटी में सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण जस्ट ऊपर देख करके आया है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद सरकार के कामकाज से संबंधित बड़ी मात्रा में जानकारी अब सार्वजनिक होने लगी। सरकार कैसे नीति निर्माण बनाते, क्या कार्य करते, कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, इन सभी चीजों को। तो इनके लिए एक तरह से गुणवत्ता और मात्रा वांछित स्तर नहीं है कि उसमें गुणवत्ता अब नहीं रह जाती जो पहले हुआ करती थी। प्रकटीकरण यानी दिखाना, प्रकट करना, लोगों के सामने लेकर के आना। तो ये हो गया, आप इसे देख लो, थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं जस्ट अभी। खराब अभिलेखन, रिकॉर्ड प्रबंधन, एक ये भी है चुनौती, ठीक है, ये भी ऊपर ही पढ़ चुके हैं। प्रशिक्षण की कमी भी होती है, इसको भी देख चुके हैं। आईपीओ में पीआईओ में देख चुके हैं, है ना। प्रशिक्षित नहीं होते, ट्रेंड नहीं होते हैं। नागरिकों में जागरूकता की भी कमी होती, सबसे बड़ी चुनौती उनको झेलना पड़ता है। कमजोर और ग्रामीण जनसंख्या में सूचना के अधिकार के अंतर्गत, है ना, लोग जागरूक नहीं होते, समझ उनमें नहीं होती है। गरीबी, निरक्षरता, जाति जो होती प्रमुख बाधाओं के रूप में फैल जाती है। तो ये बाधाएं हो गई, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर सूचना आयोगों में कार्य चालन में बाधाएं। अब सूचना आयोग के कार्य में कौन कौन सी बाधाएं आती है, देखिए। जनता संबंधित मुद्दे, कार्य मुद्दे कौन कौन से दिए। अब देखिए मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं टायर्ड, सुबह कंटिन्यू क्लास लेती, अभी ली हूं। तो सूचना के कार्य चालन में कार्य करने में, सूचना आयोग के कार्य करने में कौन कौन सी बाधाएं देखी गई है। तो ये बाधाएं हैं, आप इन्हें प्लीज पढ़ लेना, 4 लाइन ले लेना, ठीक है ना। ये बाधाएं हैं सूचना आयोग के कार्य करने में, ये बाधाएं हैं, राइट, ओके। कुछ मामलों में लंबित और निलंबित जो मामले होते हैं पड़े हुए होते हैं। रोक के 4 लाइन भी कर लो, लिख दोगे नंबर पूरे मिल जाएंगे, बस हेडिंग याद रखना। बाधाएं, चर्चा, मुद्दे एक ही है, राइट। ये लीजिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य सूचना आयोग द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं चुनौतियों की जांच कीजिए। जो अभी हम ऊपर देख कर कहते हैं बाधा और चुनौतियां, ठीक है ना, लोक प्राधिकरण की वही सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। चलो अब ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट तभी आपका एक ब्लॉग बचा है, सोचिए अभी। अब है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिला स्तर पर कार्यान्वयन। अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेते जिला स्तर पर, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने राज्य को पढ़ लिया और केंद्र को पढ़ लिया। अब ले लीजिए सूचना के अधिकार की व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, सूचना के अधिकार की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसमें से जिला से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक इंपॉर्टेंट है। जिला से क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने अभी राज्य और केंद्र के बारे में देखे। जिला स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन मुख्य बाधा है, यानी जिला स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम जो उसके मुख्य कार्य क्या है और साथ साथ में उस कार्य में आने वाली बाधाएं क्या होती हैं। जैसे व्यवहार संबंधी, ये है कार्य में आने वाली बाधाएं जिला स्तर पर, ठीक है ना, व्यवहार संबंधी मुद्दे हो जाते हैं। साथ ही साथ में क्षमता की कमी हो जाती है, ओके, राइट। और फिर इसके बाद प्रशासनिक मुद्दे हो जाते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रक्रियात्मक मुद्दे भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्वप्रेरणा सूचना यहाँ पे काम आ जाता है। सॉरी, रेलवे कोच सिंड्रोम मानसिकता भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
भीड़ भाड़ रेलवे कोच के यात्री नए यात्रियों को जाने में संतुष्ट होते हैं और एक बार नए यात्री आने के बाद वह वही व्यवहार दिखाते हैं, ये कहलाता है। एज ए टिप्पणी में भी आ सकता है, ये कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ में राज्य लोक सूचना अधिकारी जो उससे ऊपर बैठा हुआ अधिकारी होता है ना, उसका व्यवहार और वो असहयोगी यानी हेल्प ही नहीं करता है। तो ये कुछ बाधाएं होती हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अभिलेख रिकॉर्ड की पुनः प्राप्ति के मुद्दे, फिर से प्राप्त करना, नीचे से ऊपर की ओर लेकर के आना, तुक्ष मांगे और सूचना चाहने वालों में उदासीनता। अब जो हमने ऊपर बाधाएं देख ली, किसमें देख ली? जिला स्तर पर सूचना आयोग के कार्य की कौन कौन सी बाधाएं, तो भाई बाधाओं को दूर भी तो करना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। अब इन दोनों क्वेश्चन को एक में जोड़ देगा, बोलेगा सूचना के अधिकार के अंतर्गत जिला में कार्यान्वयन और उसकी बाधाओं को लिखते हुए उसकी बाधाओं को दूर करने को उपाय बताइए। तो बाधा भी भाई पढ़ लिया, अब लो उसको दूर करने के उपाय भी आप देख लो। ये है भूमिका की स्पष्टता होना आवश्यक है, जिम्मेदारी का होना आवश्यक है, बहुत सारी चीजें आप जब पढ़ोगे तब यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी को अतिरिक्त भार से मुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और साथ साथ में राज्यों में विभिन्न स्तरों पर राज्य सेवाओं की तरह एक अलग संवर्ग का गठन किया जाना चाहिए ताकि लोक सेवा सूचना के रूप में उसको नामित किया जाए। तो ये कुछ चीजें यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रवाह के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन, जो हमने पहले भी देखा था, ये जिला के अंतर्गत हमने केंद्र में भी देखा था कि सूचना अधिकार के कार्य को प्रभावी करने के लिए क्या क्या काम किए गए थे, ठीक है ना। तो ये सूचना के अधिकार का प्रभावी कार्यान्वयन आगामी मार्ग के रूप में देखा जाता है, ये है। अब देखो मैं समझा नहीं सकती, ओल्ड वीडियो देख लेना, यही मैं बोलूंगी प्लीज। अभी मैंने उसका भी लिंक नहीं दिया, जिसके पहले मैंने क्लास ली थी तो मैंने उसमें भी कहा था। तो आप चाहे इसमें पहले वाले में एक देख लो, जिला स्तर पर उसकी बाधाएं और साथ में उसको दूर करने के उपाय, बस एक क्वेश्चन देख लो और चाहे कुछ मत देखना, ठीक है ना। फिर मीडिया की भूमिका देखो, मीडिया की भूमिका में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो आपका यही बनेगा कि मीडिया का सूचना का अधिकार और सुशासन, हम पहले भी मीडिया को बता चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है फर्स्ट वाले ब्लॉक में हमने पढ़ा था, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत पढ़ा था, ठीक है ना। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के 4 सामाजिक उद्देश्य है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में भी अंतर एक पूछ सकता है, वो हमने शुरू में बता दिया था। व्यक्ति को आत्मपूर्ति करने में सहायता करता है और निर्णय लेने में भाग देने के मतलब सहायता करता, मजबूत बनाने में, और तंत्र एक प्रदान करता है कि स्तंभ एक मंच देता है ना, और जिसे संतुलन स्थापित किया जाए, जो भी परिवर्तन होते हैं ये यहाँ पर 3 काम ये करते हैं, 4 हैं। और सामाजिक सभ्य समाज के सदस्यों को अपने श्रम में, ये किसी का कथन है, यहाँ पर कथन है जो बताया गया है, राइट, ओके। तो यहाँ पे तो 3 ही दिया हुआ है, चौथा कहाँ दिया? चौथा तो दिया नहीं है। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के 4 सामाजिक उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसे लोकतंत्र में मौलिक सिद्धांतों के बारे में लोगों को जानने का अधिकार है। भाषण, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में उन लोगों को उदार समर्थन मिलता है और प्रशासन के लोगों की भागीदारी में विश्वास करते हैं। तो सूचना का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है जो मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है, मानव अधिकार की प्राप्ति के लिए एक साधक माना जाता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार जीवन स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, कानून की समक्ष समानता का अधिकार, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सभी कुछ, पानी भोजन का अधिकार, सभी कुछ इसी का अधिकार, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सभी इसी के अधिकार आ जाते हैं, है ना। तो सूचना के अधिकार के एक अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं बल्कि मौलिक अधिकार का लाभ उठाने के साधन के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है क्योंकि मैंने पहले बताया है। सुशासन की प्रमुख विशेषताएं पहले भी बता चुके हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। शासन सुशासन में अंतर बताते हो, इसकी सुशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। शासन का भी बताया था, सुशासन का भागीदारी, कानून के नियम, पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता, समावेशिता, प्रभावशीलता, दक्षता, उत्तरदायित्व, ये बहुत सारे आप सहमति सभी सुशासन की विशेषताएं हैं जो गुण है, लक्षण है। आप लिख लो कॉपी में, क्वेश्चन सुशासन और शासन से पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सुशासन का अधिकार मीडिया और सुशासन के बीच प्रत्यक्ष संबंध है।
सूचना का अधिकार आरटीआई में मीडिया और सुशासन के बीच एक संबंध है, यानी शासन के बीच में एक संबंध है, और बिल्कुल सही बात है। देखो मीडिया के साथ अधिकार के साथ सूचना के अधिकार के साथ से जो मीडिया होता है भ्रष्टाचार है ना, जो भी प्रतिबंधित व्यापार होते, प्रथाएं होती, जो अपराध भ्रष्टाचार जो होते हैं, जेल में कैदियों की दयनीय स्थिति, आश्रम गृह, पागल खाना, हिरासत में हिंसा जो हो जाती है, समझा के समाज के कमजोर वर्ग के लोग जो होते हैं, इन सभी चीजों के जब अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो एक तरह से मीडिया सबके सामने लेकर के आता है। सबसे बड़ी बात कि शासन की गलत नीतियों को सामने लेकर के आता है। सबसे बड़ी बात एक तरह से शासन जो नीतियां बनाती है लोगों के लिए उसको लगता है सही है, लेकिन अगर वो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो नीति हमारे लिए सही नहीं तो उस चीज को सामने लेकर के आता है। तो खोजी पत्रकारिता के साथ मीडिया भ्रष्ट सरकारी प्रथाओं को समाप्त करने और एक उत्तरदायी राज्य स्थापना करने में भी यहाँ पे सुशासन को आश्वासन देता है। तो एक तरह से मीडिया का रोल क्या होता है, संबंध पूछ सकता है क्या भूमिका है। सुशासन यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो शासन होता है उसकी कमियों को, बुराइयों को भी सामने लेकर के आता है और साथ ही साथ में शासन का साथ भी देता है एक अनिवार्य अंग बन करके। राइट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो शासन की प्रणाली बहुत अपारदर्शी है। तो एक क्वेश्चन ये हो जाता है, सूचना अधिकार मीडिया और सुशासन के बीच संबंध पूछ सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले लो, सूचना का अधिकार कानून बनाने में भारतीय प्रेस परिषद की क्या भूमिका है। अब देखो समझाऊंगी नहीं, प्लीज आप इसे देख लेना, ठीक है ना। भारतीय प्रेस परिषद की क्या भूमिका है आप इसे देख लेना। एज टिप्पणी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, टिप्पणी में पूछा जाएगा। चलो एक ये हो गया। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। देखो मीडिया की भूमिका आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसमें आप सीधे ले लो सूचना का अधिकार बढ़ावा देने में मीडिया की क्या भूमिका है। वेरी इंपॉर्टेंट, महत्व क्या है जो ऊपर बताया वो आप लिख देना, और अगर भूमिका पूछता है तो यहाँ पे भूमिका है, आप इसे देख लो, ठीक है। राइट, जैसे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान दिए जाते हैं उनको लागू करना, लोक वितरण प्रणाली सभी के लिए समान वितरण हो, वस्तुओं सेवाओं का वितरण की निगरानी करता है, मीडिया सूचना के अधिकार के माध्यम से जागरूकता फैलाता है, एक सेतु का काम करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचना के अधिकार में मीडिया एक सेतु का काम करता है, बताइए किस तरह से। तो यही सब लिखना होगा, है ना। जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं, लाभ होते हैं, उनके अधिकार होते हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करता है, हमारे आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है, बहुत सारे मुद्दों को आलोचनात्मक रूप में भी सामने रखता है, वाद विवाद करता है, चर्चा करता है। देखो ना टीवी वगैरह में डिबेट चलती है, क्यों चलता है? एक मुद्दा होता है जो लगता है कि ये मुद्दा हमारे आपके खिलाफ बेकार है या सही है, उस चीज को लेकर के, है ना, सरकारी प्रदर्शन में सुधार करने का भी दबाव बना सकता है। तो जांच, मीडिया, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, बर्बादी, अक्षमता, पक्षपात, सत्ता के दुरुपयोग और इसी तरह के मामलों को सामने लाता है। ये देख लीजिए मीडिया की भूमिका है, चाहे तो आप इनको लेकर के एक एक के कर सकते हो। गरीबी को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ना, आवाज बनता, लोगों की आवश्यकताओं को, लोगों की बातों को सामने लेकर के आता है। ये देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। परिवर्तन का इंजन है, मीडिया को कहा गया है, डेनिस मैक्सवेल ने कहा है कि मीडिया परिवर्तनकारी भूमिका में आता है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको यही सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये देख लेना जो मीडिया की क्या भूमिका है। चलो महत्व तो मैंने आपको बता ही दिया, शुरू में जो बताया तो महत्व के है, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। देखो मीडिया के यहाँ पर महत्व और भूमिका ही दो इंपॉर्टेंट है, बस हो गया, ठीक है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं। वन सेकंड, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, कुछ लेफ्ट भी करेंगे, सभी से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो नागरिक समाज संगठनों की भूमिका, सीधे यही क्वेश्चन ले लो आप, नागरिक समाज संगठनों की क्या भूमिका है, बस अब कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है ना। सूचना के अधिकार के उद्भव में नागरिक समाज आंदोलनों की भूमिका, नागरिक समाज संगठन की क्या भूमिका, यही है नागरिक समाज का अर्थ महत्व। तो भूमिका और महत्व ले लो, ज्यादा कुछ भी नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। तो यही से मैं बता दूं ना आपको, प्लीज आप देख लेना। राइट, ओके। महत्व और साथ में नागरिक समाज संगठन, ये है आपका 18वीं शताब्दी में उभर करके आया था और एक तरह से समाज और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और अलग एक कार्य सत्ता को मानता है और एक तरह से नई अवधारणा के रूप में आया। नागरिक समाज एनजीओ के रूप में जिसे हम देखा करते हैं, गैर सामाजिक संगठन ये होते हैं, लोगों के हितों के लिए खड़े होते हैं, नागरिक समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, है ना, इसके रूप में इनको परिभाषित किया जाता है। लोगों के रूप में हम आप मिल जाए और सरकार के खिलाफ हो जाए, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ हो जाए या कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आती है और किसी
किसी एक विशेष संप्रदाय समुदाय किसी को उससे नुकसान होता है तो उसके लिए हम खड़े हो जाए, उसके हित लाभ के लिए, तो नागरिक समाज होता है, ठीक है ना। तो समान हितों के इर्द गिर्द संगठन होता है। तो नागरिक समाज एक स्वायत्त संस्थान होता है जो राज्य और सरकार के स्वतंत्र होता है, और नागरिक राज्य पर नजर रखते हैं और राज्य से स्वतंत्र रूप में होते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं वह करते हैं। तो नागरिक समाज को गैर दलीय राजनीतिक क्षेत्र के रूप में भी जाता है। व्यक्ति एक साथ आते हैं यहाँ पर और स्वेच्छा से सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देते हैं, संघ बनाते हैं, तो यही हो जाता है। संघ बन जाता है तो नागरिक सामाजिक संगठन हो जाता है। तो नागरिक समाज स्व संगठित संघ और सामाजिक आंदोलन को भी संदर्भित करता है। तो क्या करना है इनका आप एक तरह से यहाँ पे देख लेना, इसका महत्व देख लेना और यहाँ पे इनका भूमिका देख लेना, ठीक है ना। ओके राइट। अब चलो, क्योंकि समझा नहीं सकती हूँ, चलिए आप लोगों का लंच वगैरह हो गया होगा, बिल्कुल 1:30 बज रहे हैं, 100% हो गया होगा, है ना। लेकिन अभी तो मैं क्लास ही ले रही हूँ, लंच का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ब्रेकफास्ट हुआ है अभी। तो मुद्दे और इसके महत्व देख लेना। अब चलो आ जाते हैं ब्लॉक 4 में, और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो लेके आऊंगी, और ठीक है ना, एक बार और आधे घंटे की 20 मिनट की ले लूंगी, उसमें बता दूंगी क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शासन के लिए सूचना के अधिकार का महत्व, पहला क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होता है। देखो जनरली क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होते हैं, शासन के लिए सूचना के अधिकार का क्या महत्व है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए होगा, शासन के लिए सूचना के अधिकार का क्या महत्व है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सूचना के अधिकार कानून का अधिनियम और महत्व, तो बस एक क्वेश्चन यहां से आप ले लो, राइट। ओके चलिए, पहले शासन के लिए सूचना के अधिकार का महत्व, सबसे पहला महत्व होता है सुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना, पारदर्शिता, कुशल, भ्रष्टाचार मुक्त, लोगों को अनुकूल बनाना, जिम्मेदार बनाना, लोकतांत्रिक बनाना, इन सभी चीजों में इसको देखा जाता है सुशासन के लिए। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुपालन के लिए उपकरण के रूप में इसको देखा जाता है, राइट। फिर भागीदारी के माध्यम से लोगों में सशक्तिकरण को कायम रखने के लिए देखा जाता है, और शासन के लोकतांत्रिकरण की ओर एक कदम होता है। एक अलग से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। सूचना तक पहुंच शासन के लोकतांत्रिकरण के लिए एक मूल आवश्यकता को भी पूरा करता है। देखिए, अगर लोक उत्तरदायित्व में वृद्धि करता है, कानून का शासन सुनिश्चित करता है ये, और साथ में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए नई नई खोजें करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, विवेकाधिकार के दुरुपयोग के विरुद्ध उपकरण का निर्माण करता है, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देता है, ये एक लोकतांत्रिक मुक्त समाज का निर्माण करता है, इसमें सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए खोज करता है, इसमें जो ना गरीबी कम करने में सहायता करता है। आपको जो इसमें इजी लगे आप 6-7 भी ले लो, लिख दो, है ना। लाभार्थियों को शिक्षित करने में सूचना का अधिकार की भूमिका होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दे रहे। प्रशासन में सुधार का उपकरण होता है, मौलिक अधिकार के लिए प्रदान किया वैधानिक आधार, सशक्त मीडिया के लिए प्रभावशाली स्रोत है। वेरी इंपॉर्टेंट शासन में सुधार के सूचना के अधिकार की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये महत्व आपके लिए, ठीक है ना। अब देख लेते हैं सूचना के अधिकार कानून के अनुरूप पारदर्शिता के लिए आंदोलन। पारदर्शिता के लिए आंदोलन नहीं देखेंगे यहाँ पे हम। हाँ, सूचना के अधिकार में महत्व क्या वो हमने शासन के रूप में देख लिया है। कानून का भी क्वेश्चन हो सकता है पर आप इसे छोड़ो, निष्कर्ष हो गया। अब नेक्स्ट तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन ले लीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय सूचना का अधिकार प्रवर्तन को सुगम साधन बनाने के रूप में। चलिए 1 सेकंड। सूचना का अधिकार यहाँ पे देख लो, उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत पूछ सकता है, कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाइए, है ना। भारतीय संविधान के तहत सूचना के अधिकार की न्यायिक व्याख्या तो नहीं पूछेगा। जैसे एक ये देखिए, ITI की न्यायिक व्याख्या की चर्चा कीजिए भारतीय संविधान के तहत। यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण के केस के आधार पर भारतीय संविधान के तहत ITI की न्यायिक की व्याख्या। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के तहत ITI की व्याख्या कीजिए एक उदाहरण देते हुए। तो उदाहरण ये लिखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामनारायण। ये इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे आप देख लेना, ठीक है। ओके, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आपके फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक से बनेंगे, थर्ड से भी क्वेश्चन बनेंगे, फोर्थ से वही सुशासन और शासन वाला महत्व मैंने आपको बताया था वो था। अब खैर ये पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है को कहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना, राइट। कहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, जहां तक मेरा अपना मानना है तो आई डोंट उत्तरदायित्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
इसमें ले लेना। सूचना के अधिकार को सुदृढ़ यानी मजबूत करने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग कैसे किया जाता है। अब मैं ऊपर से आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीजें बीच से भी आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे इनके जो हेडिंग्स दिए हुए हैं ना, जैसे सारथी परियोजना क्या है। अब ये यही मैं कह रही हूँ बीच से भी। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत दीवार पर लेखन आ गया, ठीक है ना। वर्तमान में सरकार केवल इंटरनेट के द्वारा अपनी विचारों को प्रकट कर रही है, तो दीवार पर लेखन। सारथी परियोजना ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, एक अलग से भी क्वेश्चन आपसे टिप्पणी में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सूचना का अधिकार पुस्तकालय पुणे नगर निगम में है। पारदर्शिता डेस्क है, चलो इस बार पारदर्शिता डेस्क भी पूछ सकता है, ये ले लीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके अलग से आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। चलो तो अब इसको फिनिश कर दें। मुझे नहीं लगता है, सॉरी पीडीएफ थोड़ी सी हो रही है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो वो तो देखो हो गए आपके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक से ही थे। और इस वाले में मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन ले लिए हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा, चलो एक ले लो। इसमें सामाजिक लेखा परीक्षा जो है इसका प्रभाव देख लो, चुनो मुद्दे और चुनौतियां। बस सामाजिक लेखा परीक्षा के मुद्दे और चुनौतियां देख लीजिए, ठीक है ना। अभी मत बोलिएगा कि मैंने समझाया नहीं, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। सामाजिक लेखा परीक्षा और सूचना अधिकार जो होता है, एक तरह से परीक्षा की प्रक्रिया में टीम के सदस्य की योजना और जो कार्यक्रम होता है उसके कार्यान्वयन, उसको कार्य करने की निगरानी के लिए विभिन्न सरकारी दस्तावेजों की पहुंचने की आवश्यकता होती है। लाभार्थियों के लिए प्रावधान होता है, दस्तावेज जो होते हैं उनके सत्यापन के लिए रिपोर्ट बनाना पड़ता है। व्यय खर्च के बिल और बाउचर खरीद के लिए चालान, रसीदें, सहायक कानून, मानदंड, बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंतर्गत आती है सामाजिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। सामाजिक लेखा परीक्षा का क्या महत्व है, और साथ ही साथ में हाँ बिल्कुल सही, सूचना के अधिकार में, राइट। चलिए मुद्दे और चुनौतियां जो कहा था ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। सामाजिक लेखा परीक्षा के मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या हैं। चलिए फिनिश करें आप। अभी अपीली वाला कहां से आ गया भाई। सूचना के अधिकार में हितधारक, ये ले लेना। ये हितधारक कौन है? सूचना के अधिकार में हितधारक का मतलब जनरली जो लोगों के हित के लिए काम करते हैं। हितधारक कभी खुद के लिए, सेल्फ के लिए, सेल्फिश होके हित के लिए, लाभ के लिए काम करते, कभी समाज व्यक्ति के लिए कर देते हैं। तो इसके अंतर्गत है ना। सूचना के अधिकार में रुचि चिंता रखने वाले सेवक कौन कौन से, हितधारक कौन कौन से हैं? तो सरकार आ जाती है हितधारक के रूप में, फिर लोक प्राधिकरण आ जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सूचना आयोग आ जाता है, प्रथम अपीली अधिकार आ जाता है, राजनीतिक कार्यपालन आ जाते हैं, और नौकरशाही आ जाते हैं। ये है यहाँ पर, ठीक है ना। निगमित कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो संचार माध्यम भी आता है। ये ले लीजिए, आपके लिए हितधारक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कुछ होना भी चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन आप ले लो, सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने में सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह सकती हूँ। हितधारक के बाद एक क्वेश्चन मुझे मिला है, सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रभावी इफेक्टिव बनाने में सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, बड़े आराम से बन सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, हितधारक है, हितधारक और क्या भूमिका और मुद्दे चुनौतियां ले लीजिए। और मुझे लगता है ये फिनिश्ड भी हो गया। चलो फिर इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना। देखती हूँ अगर मुझे ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो 100% मैं उसे भी लेके आऊंगी। और देखती हूँ कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो अगर मिल गया तो, मैंने तो अभी देखा है नहीं, तो क्या क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, कोशिश यही रहेगी। तो चलो फिर ये आपका हो गया बीपीआई 141, और यहाँ पे हमने लिया सूचना का अधिकार। आई होप वीडियो यूजफुल होगा। पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और टायर्ड हो जाती हूँ, और आप लोग पहले से पढ़ने की कोशिश करो, साथ में पढ़ो ना। एग्जाम होने के शुरू होने की कम से कम 1.5-2 महीने पहले भी पढ़ लोगे, मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं बिल्कुल एक एक चैप्टर को अलग अलग से पढ़ा दूंगी। कभी भी कहोगे तो एक 5-6 घंटे की क्लास ले लूंगी। फ्री टाइम होता है, ये टाइम एग्जाम का होता है, सभी के लिए मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि 4 या 5 घंटे की एक क्लास लेना, है ना। तो चलो फिर टेक केयर सभी का मैं करवा दूंगी। जो भी कल के पेपर बचे हुए हैं ना, आप थोड़ा समय रेस्ट करूंगी, ब्रेक लूंगी। अब बज रहे हैं 1:45, अब
4 तक मैं देखती हूँ, 4-5 तक मैं क्लास लूंगी, ठीक है। और जनरली मुझे लगता है सब्जेक्ट हो गए हैं, कौन सा बच्चा है। 26 को बीपीएससी 134 से मैंने करवा दिया है, और साथ में बीएचआई 143 भी करवा दिया है, और बीएसडीसी 131 भी करवा दिया है, अभी मैंने बीपीआई 141 भी करवा दिया है। तो मुझे लगता है कि पेपर तो मैंने जनरली सभी बीएएन 141 है, पर ये मुझे इतना वो लगता नहीं कि करवाऊं। तो जनरली मैंने कल के जो पेपर होते मैंने सभी कुछ करवा दिए हैं। अब मुझे 26 की ओर बढ़ना चाहिए, सॉरी 27 की ओर। अगर 27 की करे तो बीएचआई 132 है, तो उसको नाइट में मैं ले लूंगी, और बीएचआई 145 है, ठीक है ना। तो ठीक है, 2 ही पेपर है 27 की डेट पे। चलो कोई बात नहीं, टेक केयर, बाय।